ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, अच्छा देखो, तो फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग। ट्यूसडे टेक्निकल का और बेसिक्स का बात होगा, और बाकी जो 3 दिन है उसमें हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में बात करेंगे। तो अभी फ्यूचर को थोड़ा सा ग्रिप बना लेते हैं। जैसे फ्यूचर का ग्रिपिंग बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑप्शन में भी जाएंगे। वैसे ज्यादातर लोग ऑप्शन पसंद करते हैं, लेकिन सर फ्यूचर पसंद आ जाएगा ना, बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली, फ्यूचर में बहुत मजा आता है। कॉम्पेरेटिवली इजी भी है ऑप्शन से, लेकिन वही क्या है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है बोल के यूथ को समझ में नहीं आता कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। ऑप्शंस में कॉम्पिटिटिवली कम पैसे से आप खेल पाते हो, तो इसलिए यूथ ऑप्शंस में ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। बट कॉम्पिटिटिवली रिस्क मैनेजमेंट इजी है ऑप्शन से। ऑप्शंस में तुमको बहुत सारा चीज एक साथ ध्यान में रखना पड़ता है, फ्यूचर में इतना ज्यादा नहीं। जैसे स्पॉट मार्केट समझना और फ्यूचर मार्केट समझना ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर से स्पॉट मार्केट में तुम पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही ऑलमोस्ट देना पड़ता है इंट्राडे छोड़ के। यहाँ पर तुम कंपेरेटिवली 10-15% मार्जिन में तुम खेल सकते हो फ्यूचर मार्केट। ठीक है, बस डायरेक्शन, एवरीथिंग इज डायरेक्शन। मतलब वही चीज स्पॉट मार्केट में तुम्हारे पास मानो 5 लाख है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास 5 लाख है, स्पॉट मार्केट में तुमको कोई शेयर खरीदना है, से फॉर एग्जांपल कोई शेयर का दाम 1000 टका है, ठीक है, 1000 रुपीज। अब 1000 टका का शेयर है, तुम्हारे पास 5 लाख है, कितना शेयर खरीद पाओगे? 500 शेयर, है ना? 500 ही ना? 500, 1000 रुपीज का शेयर है, 1000 रुपीज का शेयर है, और 500 शेयर खरीद सकते हो, तो पूरा का पूरा 5 लाख जमा करोगे तो ही जाके ट्रेड होगा। अब 1000 का शेयर अगर 1050 होता है, 1050 रुपीज में जाता है, तो फिर तुम 50 रुपीज इंटू 500, 500 शेयर, तो 500 इंटू 50 कितना हो जाता है? 25, 2500 या 25,000? 25,000, ठीक है। तो तुमने इन्वेस्ट कितना किया था? 5 लाख, मिला कितना? 25,000। खराब ये भी नहीं है, 5 लाख इन्वेस्ट करके 25,000 अगर तुम 1 मंथ में भी कमा लेते हो, तो ये भी कुछ खराब नहीं है। पर मंथ 5%, पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी गुड पॉइंट सर। मैं समझाता हूँ बात को, कैलकुलेटर लेता हूँ। जैसे मैं आपको सिंपल एक चीज समझा रहा था, स्पॉट मार्केट में देखो, स्टॉक मार्केट ना कुछ कैलकुलेशंस वाइज चलता है। तो मैं आपको क्या समझाने का कोशिश किया, कि स्पॉट मार्केट मैंने जो नॉर्मल मार्केट है, जिसको हम लोग नॉर्मली ट्रैक करते हैं, ये वाला मार्केट, ये वाला मार्केट, इसमें यहाँ पर क्या देख रहे हो सर? जैसे ये स्पॉट मार्केट है, सपोज आपको कोई भी शेयर लेना है, आईटीसी लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आईटीसी लेना है। अब आईटीसी के शेयर में मानो आपको लग रहा है कि ये देखो ऐसे बहुत देर से गिर रहा है, ठीक है। अब कुछ देर बाद देखो ये सपोर्ट में आएगा और फिर से बढ़ेगा। बिल्कुल से गिरने वाला शेयर ये है नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत जोर का और नहीं गिरेगा मुझे जितना लग रहा है, ठीक है, ये थम जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर से रिट्रेस करेगा। नाउ क्योंकि आईटीसी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। मैंने आईटीसी के पास जो कैश रिजर्व है, इंडिया का वन ऑफ द कैश रिच कंपनी है। सर बहुत पुराना ब्रांड है ये। कभी देखे हो आईटीसी का ऑफिस, देखे हो? कोलकाता में इसका बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ था। बाद में वो कोलकाता से मोस्ट प्रोबेबली साउथ में अपना ऑफिस का हेड ऑफिस को शिफ्ट कर दिया, अभी कोलकाता हेड ऑफिस नहीं है। बट इसका जन्म कोलकाता में ही, इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से स्टार्ट हुआ था। फिर बीच में नाम पड़ा था इंटरनेशनल टोबैको कंपनी, फिर बाद में हुआ I.T.C, फिर अभी हो गया ओनली ITC। वो समय के साथ साथ वो अपना नाम बदला है, वो अलग बात है, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट आईटीसी इज वेरी कैश रिच कंपनी। तो ऐसा नहीं होगा कि आईटीसी का शेयर एकदम 462 से अचानक से कभी देखोगे 200 हो गया। ऐसा अगर बहुत एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन होगा तो ही हो सकता है। मैंने कहने का मतलब इतना है कि अगर जैसे कोरोना के टाइम एडवर्स कंडीशन था, सारा का सारा बिजनेस ही खराब हो रहा था, वो बात अलग है। या फिर आईटीसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है सिगरेट का ऊपर, अगर गवर्नमेंट कुछ बड़ा कार्रवाई करता है। मानो जैसे अभी सिगरेट के पैकेट के ऊपर तंबाकू का वो कैंसर होता है बोल का जो जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। मैंने आप सोचो कि जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, उसी चीज का एक नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखाया जा रहा है, इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट भी गजब है, गवर्नमेंट भी गजब है, प्रोडक्ट बैन नहीं कर सकता, बस दिखा देता है। वो भी क्या करेगा, मजबूर है, 140 करोड़ का फैमिली को चलाना है।
ठीक है, और सबसे ज्यादा टैक्स वहां से मिलता है, क्या करेगा? हम लोग तो बोल देते हैं कि सरकार बंद क्यों नहीं कर रहा है, अभी कैसे बंद करेगा? फिर कल तुम्हारे घर के बगल में नहीं, अगर बंद कर देगा, अगर पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो जैसे न्यूजीलैंड बंद किया है, इंडिया भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता। ऐसा क्या बड़ी चीज है? अगर कोई, अगर देखो अपर लेवल में सही डिसीजन होता है, ठीक है, वो करप्शन को बंद करना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इनकम का सोर्स चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सोर्स क्या है? अगर सिगरेट में जितना एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, गुटखा पान पराग में जितना एक्स्ट्रा सीन टैक्स लगाते हैं, सीन माने पाप, पाप का टैक्स, नाम ही देता है सीन टैक्स। नॉर्मल जो जीएसटी वगैरह है वो तो लगता ही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। बेचता भी है, खरीदता भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो, इसमें बहुत सारी चीजें है, ये सब टैक्सेशन के क्लास में बात करने का मुझे मौका मिलता है। अगर गवर्नमेंट ये बंद कर देता है ना, मैंने अगर मानो कि ये बंद कर देगा, तो सबसे पहले स्टेट चिल्लाना चालू करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट को मिलता है ना, वो रेवेन्यू एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सबसे आता है। जैसे हर स्टेट को शेयर देना पड़ता है ना, टोटल जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अर्न करता है, भारत में जितने स्टेट्स है सभी को, मतलब दिल्ली में मानो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली हर स्टेट को अलग अलग करके अपना पैसा बांटता है, और ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब गुटखा पान पराग ये सब से जुटाता है। सिगरेट, अल्कोहल, अल्कोहल तो स्टेट का है, अल्कोहल में ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट दिमाग नहीं लगाता है, बट ये सब सीन टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इसलिए अगर कभी बहुत कुछ हो गया, जैसे ये तभी हो सकता है मुझे जितना लगता है, जब इंडिया एक स्टैंडर्ड सिचुएशंस में आ जाएगा, या फिर घर घर में कैंसर होना चालू होगा। ठीक है, हाँ, मतलब मानो कि जैसे कोरोना जैसे घर घर में फैल गया, तब लोगों को लगा कि ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर मानो कैंसर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को तो बाध्य होना पड़ता है। सिमिलर ऐसा हुआ है, तो तभी तो आईटीसी का शेयर 100 में गिर गया था। ये देखो ना, 2020 के देखो, उस टाइम पे तो तबीयत ऐसे ही लोगों का खराब हो रहा था, शेयर का दाम देखो। हाँ, कोरोना के टाइम पे 100 टका का शेयर, 100 टका का शेयर 2 साल पहले भी अगर किसी ने 100 रुपए में भी खरीद लिया था ना, तो अभी भी देखो 400 450 के ऊपर का इसका शेयर का दाम है। ऐसे इसका एक क्या चीज है ना, ये अचानक से बढ़ता भी नहीं है, अचानक से गिरता भी नहीं है। ठीक है, काफी स्टेबल बिजनेस है ये, इसका इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा अचानक से गिर गया, एक अगर कोई एक्सेप्ट कंडीशन, एक्सेप्शनल कंडीशन इस बिजनेस के ऊपर लागू ना हो, चलो वो अलग बात है। अब बिजनेस एनालिसिस चालू करेंगे तो फिर एक एक टॉपिक में ही सारा क्लास खत्म हो जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, जब हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे रिसर्च एनालिस्ट के लिए, तो फंडामेंटल के क्लास में मौका मिलता है कंपनी एनालिसिस करने का। जितना मर्जी बात करो, कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, कोई सिलेबस नहीं है, जितना मर्जी बात करो, खत्म। मतलब आप बोलोगे सर और भी क्या हो सकता है, मतलब इतना एनालिसिस निकल के आया है। हाँ, और टाइम लगता है। मैं फंडामेंटल में इतना तो नहीं कर पाता, बट बीच बीच में केस स्टडीज करा के एक आदत करा देता हूँ कि ऐसे करना है, क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो फंडामेंटल में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जब स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो बहुत जरूरी चीज होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक एनालिसिस करना सीख जाते हो ना, टेक्निकल और फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके लिए और आसान। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं हमको ट्रेडिंग करना है, हमको फंडामेंटल से क्या मतलब। वो क्या मतलब है, वो जब ये तो देख रहे हो ना, हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म मैसेज देता है, 10 में से 9 लोग फेलियर होता है, लॉस खाता है, वो भी मोर देन 50,000 लॉस, मैंने एवरेज में इंडियन लोग ट्रेडिंग करके लॉस खा रहा है, क्यों? यूट्यूब का ज्ञान, 2 4 यूट्यूब का ज्ञान से ही वो लोग सोच रहे हैं कि बहुत जान गया, और बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है। यूट्यूब ज्ञान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो क्लास यूट्यूब में कभी कभी दे देता हूँ ना, ऐसा कोई बात थोड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं, मतलब स्कैटर्ड नॉलेज ले रहा हूँ, स्कैटर्ड नॉलेज समझते हो, इधर से थोड़ा सा उधर से थोड़ा सा, ऑर्गेनाइज नॉलेज होना चाहिए ना। ऑर्गेनाइज नॉलेज तुमको, जैसे मानो तुम अचानक से एक दिन तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम अचानक से क्या किया, सुबह उठ के उठक बैठक लगा दी, तुमको लगा कि थोड़ा दौड़ के आने से मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। हाँ, जिस दिन तुम दौड़ोगे तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन अचानक करने से तुम्हारा तबीयत बिगड़ेगा। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत जोर का भी पड़ सकता है, अचानक से तुम्हारे कहीं ट्विस्ट आ जाएगा, एंगल ट्विस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम तो रेगुलर नहीं करते हो ना। वही चीज स्टॉक मार्केट के साथ भी हो रहा है, कि वो कुछ न्यूज, किसी का कुछ टीचिंग ले रहा है, अच्छा बात है, लेना चाहिए, लेकिन तुम स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करो, तो जाके तुम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में पहुंचोगे। लेकिन थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहां से, वो क्या कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली लोगों को स्टेबल माइंड नहीं है, और इसीलिए तो इतना लोगों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी लोगों को आदत जो हुआ है, धीरे धीरे ठीक होगा।
अच्छा अब सर रही बात कि ये जो फ्यूचर ट्रेड है, इस फ्यूचर ट्रेड के कुछ सिनारियोज के बारे में हम लोग कल बात करना चालू किए थे। सिनारियो क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या क्या प्रोबेबल ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम लोग फ्यूचर ट्रेड क्या है ये तो बात किए थे कल, टीसीएस से ही बात कर रहे थे ना ये स्टडी वाला क्लास में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि 3 पॉसिबल सिनेरियोस पोस्ट एग्रीमेंट। कल एग्रीमेंट करना सीखे थे, यही बताए थे ना कि आप किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो फ्यूचर में आपको पता नहीं चलता है। वो ब्रोक एक्सचेंज का काम होता है, बीएससी या एनएससी का, आपको ढूंढ के देता है। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मानो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे अपस्टॉक्स हो या जीरोधा हो, ग्रो हो, जिसका भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, डजेंट मैटर। आपको वहां पर अलग अलग स्टॉक दिखता है, या फिर अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। जैसे मैंने इन्फोसिस लिखा, पूर्वा দেখবে ভালো করে, দেখো ইনফোসিস লিখতে এখানে নরমাল ইনফোসিস দেখাচ্ছে, দেখো একটা এনএসি তে देखाচ্ছে, একটা बीएससी তে দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? सर कहीं से भी ले सकते हो। बस एक चीज देख लेना, जब तुम एनएससी या बीएससी से ले रहे हो ना, तो तुम्हारा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में एनएससी बीएससी एक्टिव है कि नहीं। ज्यादातर केस में यूज बहुत दिन से ना करने से किसी एक को इनएक्टिव कर देते हैं, तब ब्रोकर को फोन करके या ईमेल करके बोलना पड़ता है, वो उस डॉर्मेंट को एक्टिव कर देता है। बट एक ऑलवेज ओपन रखता है। ज्यादातर केस में एनएससी ओपन रहता है, बीएससी ऑफ हो जाता है। कभी कभी डिपेंड करता है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, कि आप अगर किसी एक को यूज कम करोगे तो दूसरे को बंद कर देता है। হ্যাঁ? না আমার মাঝে মাঝে এরকম হয়, আমি ধর ভুলে যাই অনেকদিন ইউজ করিনি এনএসি, দেখা যায় এনএসি কে ব্লক করে দিয়েছে, ফের আবার আমাকে মেসেজ করতে হয় কি এনএসি ব্লক হয়ে গেছে, আমার এনএসিটা ওপেন করে দিন। হয়, আমার সাথে এরকম প্রবলেম হয়, সেই জন্যই বললাম। তো তুমি জিরোদা জিরোদাতে হয়, মতিলালেও মাঝে মাঝে এরকম প্রবলেম হয়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মতিলাল থেকে করি। হ্যাঁ এখন এক বছর বা কয়েক ছ মাস বেশি রিল্যাক্টেড থাকলে বিল করে। हाँ डॉर्मेंट कर देता है। तो नाउ पॉइंट इज दैट कि जैसे मैंने यहाँ पर इन्फोसिस लिखा, मेरे सामने सिंपल इन्फोसिस भी दिख रहा है और इन्फोसिस का फ्यूचर भी दिख रहा है। अभी मैं ऑप्शंस में बात नहीं करूंगा, बट ऑप्शंस भी दिखता है ना सर। ये देख कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, जैसे मैंने जस्ट लिखा इन्फोसिस, ये बहुत लोग जानते हैं। सिंपल इन्फोसिस माने स्पॉट मार्केट। आपको इन्फोसिस लेना है, क्लिक करो इन्फोसिस में, बाई करो। जैसे आज इन्फोसिस में क्या है, ग्रोथ है ना, ये आईटीसी हो गया, इन्फोसिस से इन्फोसिस का चार्ट कहाँ गया, इन्फी। मैं इन्फी में चार्ट में क्लिक करता हूँ, ये इन्फी का चार्ट आ गया। ये देखो आज गैप अप दिया है। गैप अप इन द सेंस, आज 9:15 में जब मार्केट ओपन हुआ था, उस टाइम पे काफी बाई ऑर्डर जनरेट हुआ था इन्फोसिस में। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं था। ठीक है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं था। तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा था लास्ट कुछ दिनों से। ठीक है, लेकिन एज सच कोई एक यहाँ पर एक पैटर्न बना था, एक बुलिश हरामी, हाँ, लेकिन प्रॉपरली कुछ नहीं था। लेकिन आज अचानक से ये गैप अप दे दिया। अचानक से मैंने बेसिकली, जब कोई मार्केट न्यूज होते हैं, जैसे वो कुछ न्यूज अभी बता रहा था इन्फोसिस के बारे में कि कोई बिजनेस को एक्वायर किया है, बोल रहा था ना, मतलब किसे, इनसे भी। अच्छा सेमी कंडक्टर जानते हो, सेमी कंडक्टर क्या है? गाड़ी में यूज होता है सर। ये जितना लग्जरी कार जितना होता है ना, लग्जरी कार में जो फीचर्स होते हैं, जैसे मानो गाड़ी बैक गियर में कब जाएगा, गाड़ी फ्रंट में कैसे जाएगा, गाड़ी का ये जो शीशा ऑटोमेटिक ओपन होना बंद होना, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है ना। तो ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम सेमीकंडक्टर के थ्रू से चलता है। और ये बेसिकली जैसे कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, वैसा ही गाड़ी के अंदर भी ऐसा एक मदरबोर्ड होता है। वो मदरबोर्ड ही है जो पूरा गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इन्फोसिस ने सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है सर। मैंने इंडिया में होता नहीं है, ताइवान में मैक्सिमम सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चर होता है ताइवान में होता है। और इसका कुछ ब्रांडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट प्रोबेबली फिनलैंड का एक कंपनी है। हाँ, तो उसका जो मेन आर्किटेक्ट मोनोपोली है, फिनलैंड का कोई कंपनी है, फिनलैंड का। और वो बनाता है ताइवान, और ताइवान से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इंडिया में ये सेमीकंडक्टर बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान है जो इन्फोसिस को मिला है, और वही रीजन है। हाँ टीसीएस खुद के लिए भी बना रहा है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा मार्केट है। कैसे देखने में होता है जानते हो, दिखाता हूँ। एकदम मदरबोर्ड की तरह होता है, और उसके एक चिप अंदर चिप होता है। मैंने देखो एक छोटा सा नॉलेज, मैंने सेमीकंडक्टर क्या है, अगर तुम्हें इसका पता नहीं है तो फिर वो प्रोजेक्ट, अगर न्यूज तुम देख भी लेते हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम इग्नोर कर दोगे।
কি সেমিকন্ডাক্টর একটা বানাবে বলেছে, क्योंकि कोई सोचेगा बस का कंडक्टर बनाएगा, सोच रहा है सेमीकंडक्टर बस का कंडक्टर, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है। ये देखो क्या लिखता है, गूगल में ही देखो क्या लिखा है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर या are materials which have a conductivity between conductors, generally metals, and non-conductors or insulators such as most ceramics. Semiconductor can be pure elements such as silicon और germanium. सिलिकॉन भी होता है, जैसे हमारे मोबाइल लैपटॉप सबके अंदर सिलिकॉन है। इसीलिए अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, नाम सुने होंगे। ये जितना भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर मेमोरी पावर होता है, माने तुम सिलिकॉन के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर ये सिलिकॉन ना होता तो ये लैपटॉप मोबाइल रोबोट कंप्यूटर कभी ना होता। क्लाउड, ठीक है, ये कुछ भी ना होता, ये सिर्फ इस सिलिकॉन का कैपेसिटी के कारण। ये सभी चीजों के अंदर सिलिकॉन है। अगर सिलिकॉन ना होता तो ये पूरा ये मोबाइल इंडस्ट्री लैपटॉप इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री कभी नहीं होता। अमेरिका में जहां पर कैलिफोर्निया में होता है जितना टेक्नोलॉजिकल कंपनी, उस एरिया को सिलिकॉन वैली नाम दिया गया और एक्चुअली वहां पर सिलिकॉन मिला भी है, आसपास में सिलिकॉन का माइंस भी है। फिर उसी से वो रिसर्च करके पाया गया कि भाई यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। फिर धीरे धीरे वो रिसर्च करते करते ये टेक कंपनीज का डेवलपमेंट, और फिर जाके हम लोग ये टेक बबल, माने टेक बबल इन द सेंस ये जो टेक्नोलॉजिकल जो एक बना है ना सर, एक बुदबुद बना है जिसके अंदर हम लोग एकदम अभी पागल की तरह घूम रहे हैं, ये चीज उसी से बना है। तो सेमीकंडक्टर उसी चीज है जिसमें बोला कि सिलिकॉन और जर्मेनियम और कंपाउंड सच एज जेलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, जो पता नहीं है मैं क्यों क्यों बोलूं, मुझे पता है, ठीक है, ये इंजीनियर्स का चीज है। बस इतना समझ लो कि सिलिकॉन एक प्रोडक्ट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वाइड। तो इन्फोसिस को ऐसा एक बिजनेस को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडिया में, वो भी गुजरात। सब गुजरात में ही होगा सर, एक काम करो चले जाओ। हाँ चले जाओ चले जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ चल जाओ, तो बेकार बंगाल में पड़ा रहेंगे कुछ नहीं। फिर जब तुम चले जाओगे फिर देखना बंगाल में चेंज हो गया और फिर हम लोग मजा लेंगे, फिर तुम आने का सोचोगे तुम आने नहीं देंगे। नहीं नहीं, अब दीदी को भी राम भक्त कर देंगे, रुको ना। अब देखना दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाएगा। तो जीभ लड़खड़ा जाएगा। अच्छा देखो, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि एक सिंपल से नॉन न्यू, ठीक है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये खबर भी आप गूगल करोगे मिल जाएगा। ऐसे खबर मिल गया, नंदन के पास सारा खबर होता है, मैं उसी से लेता हूँ और आप लोगों को बोल के क्रेडिट ले लेता हूँ। नहीं सीरियसली, वो रिसर्च बहुत करता है, मेरे को कुछ भी पता नहीं होता, मैं नंदन को ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, सुमित भी है, उसका भी अलग लेवल है। ठीक है, विश्व के पास भी बहुत खबर होता है, তোর বন্ধু दादा আর কি, उसके पास भी बहुत खबर होता है, वो भी मेरे को मैसेज करता है, दादा आईटा হয়েছে। तो चलो एक रिसर्च करो। अच्छा, तो पॉइंट इज दैट सर, एक खबर इन्फोसिस का पूरा चिंता भावना चेंज कर दिया। आज का वर्ड कहाँ था, स्टॉक सुबह 9:15 को अराउंड 1524, कहाँ चल रहा है 1600, ठीक है। इवन ब्रेकआउट भी एक तरह का दिखा रहा है, लेकिन पूरा ब्रेकआउट नहीं समझ पाएंगे, कल का मार्केट देख के समझ आएंगे कि सच में कितना ब्रेकआउट हुआ। खरीद लिया जो खरीदा, खरीदा बोल के ही तो ये गैप अप हुआ है। अब जिसको देखो, जो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है 9:15 का सुबह का ये मोमेंटम, ठीक है, उसको भी ये गैप अप के बारे में हम लोग टेक्निकल क्लास में बात करते हैं, गैप अप गैप डाउन, ठीक है, कि क्या होता है क्यों होता है, ये ट्रैक करने से पता चलता है। कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि अचानक से बढ़ता है ना, तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं बस आपको भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर किसी ने ये डायरेक्शन समझ गया था कि आज ऐसा होने वाला है और उसके पीछे रीजंस भी था, तो अगर उसको समझ में आ गया तो वो डायरेक्शन पे ट्रेड करेगा, फ्यूचर बाय करेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मैं जो चीज एक्चुअली में समझाने का कोशिश कर रहा था, आप नॉर्मल इन्फोसिस मानो 100 शेयर आप इन्फोसिस खरीदना चाह रहे थे, तो 100 शेयर 1598 करके दाम है, तो फिर आपको एक 15 लाख नहीं सॉरी 1,59,800 इतना जमा करना पड़ेगा।
लेकिन आप चाहते हो कि भाई इतना पैसा आपके पास नहीं, 1,59,800 यू डोंट हैव, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप फ्यूचर में जाओ, लेकिन फ्यूचर में लॉट खरीदना पड़ता है, ये थोड़ा सा देखने वाला चीज है। जैसे मानो आपको लग रहा है कि मैं फिर इन्फोसिस का फेब्रुवरी फ्यूचर खरीदना चाहता हूँ, 400 लॉट लेना पड़ेगा। हाँ सर, ओनली 85,000। नहीं सर, और ज्यादा तो नहीं जाएगा, जितना आपका मार्जिन जरूरत होता है। से फॉर एग्जांपल ऐसे 85,000 पूरा लॉस भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब अगर बहुत भयंकर कुछ ना हो जाए मार्केट में, नॉर्मली क्या होता है, मानो आप 400 क्वांटिटी, इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 इंटू 16, 1 नहीं, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मार्केट चेंज हो गया, 1620, ठीक है। टोटल वैल्यू बताओ कितना है, 1620 इंटू 400 कितना हो जाता है पता, 6,48,000। 6,48,000 का शेयर आप ट्रेड कर सकते हो 85,000, लेकिन ये 85,000 आप लगा रहे हो 6,48,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, लेकिन आप ट्रेड कर पाओगे सिर्फ 85,912, माने 86,000 है। लेकिन सर ये अनलिमिटेड नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए इसको रख लो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो था उसमें आप कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, और रिस्क काफी कम है उसमें। इसका एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी के अंदर अगर आपका डायरेक्शन के मुताबिक ये नहीं चला तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, और अगर आपके हिसाब से चला आप प्रॉफिट कर लोगे। सिंपल सी बात है, अगर ये प्राइस 1621 से या 1620.45 से आपके डायरेक्शन के मुताबिक, अगर ये 16, जैसे मानो आज सुबह जो लोग फ्यूचर में ट्रेड लिया, वो लोग 1500 कितने में लिया था, 1522 में लिया था, ठीक है। सो 1522 में जो लोग लिया था, फ्यूचर लिया था, वो ये समझ गया था कि मार्केट में अरे लोग लिया बोल के ये ग्रो किया है, ये बात तो पहले समझ लो। अगर लोगों ने बाई ना करता तो कभी ये गैप अप भी ना होता, और कभी ये ग्रीन कैंडल भी ना बनता। लोगों ने लिया है तभी हुआ है। आपको लग रहा है सर हम लोग तो मिस कर दिए, अरे सर ऐसा हजारों अपॉर्चुनिटी आपको देखता जाएगा। सर अभी तो नहीं ले सकते, मतलब अभी देने के लिए परफेक्ट टाइम है, अब देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं है, अभी इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉपर कैंडल्स या कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसके लिए आपको आज का मिनट चार्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं भी उस पॉइंट पे जाना नहीं चाहता, फिर भी अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे, हाँ सर, अभी भी ट्रेंड बना हुआ है। हाँ मतलब ट्रेंड में है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप अगर सही टाइम पे गाड़ी मिस कर गए, अब ये तुक्काबाजी हो जाए। पहला बात की ना तो कोई प्रॉपर कैंडल दिख रहा है मुझे, जो कैंडल आप परचेस कर सकते हो सकता है कि आप जब भी लेना चालू किए ना, उसके बाद से ही मार्केट गिर जाए। मतलब मैं तो ऐसे सिचुएशंस में लेने के लिए मैं तो कभी पर्सनली नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर मिस कर गया, अगर मैं यहाँ पर, हाँ सर वही तो टेक्निकल एनालिसिस वही चीज बताते हैं, मंगलवार वाला क्लास वही चीज का हेल्प करेगा कि किस टाइम पे लेना चाहिए किस टाइम पे छोड़ना चाहिए, सिखाएंगे सर, ठीक है डोंट वरी। बट अभी मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर कैंडल स्टिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉपर टेक्निकल पैरामीटर्स भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसको अभी एनालिसिस करने से शायद कुछ मिल जाए, बट क्योंकि मैं अभी स्टॉक एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल आपको फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, तो मैं भी इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। मौका आएगा सर, जब सारा चीज एक बार कवर हो जाएगा तो मैं सारा एनालिसिस दूंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है सर, अगर आप नॉर्मल मार्केट में नहीं है, आप यहाँ पर फ्यूचर मार्केट, आप फ्यूचर का कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई फ्यूचर में लेने का आपको सुविधा क्या है असुविधा क्या है। तो आप 400 शेयर यहाँ पर ले रहे हो, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आप 85-86 हजार में ले सकते हो। अब मानो मार्केट आपके हिसाब से चला, मैंने 1550 का शेयर 1620 में चल रहा है, आपने 70 रुपीज पर शेयर में कमा लिया, ₹70 पर शेयर में प्रॉफिट कमा लिया। तो 400 इंटू 70, 400 क्वांटिटी है, 400 इंटू 70 कितना होता है सर, 28,000 टका आपका। मैं मान के चलता हूँ कि मार्जिन चेंज भी हो सकता है थोड़ा सा, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 86,000 ही आपने इन्वेस्ट किया था। तो 86,000 डाल के 28,000, और साथ में जो भी चार्जेस वगैरह काट कूट के बाकी पैसा आपको मिल जाएगा, माइनस चार्जेस। अगर लॉस होगा तो उतना लॉस होगा।
6,48,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कुछ नहीं लेना देना। नहीं सर, उससे कुछ नहीं लेना देना। उस 6,48,000 का कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं। आपका 85,000 गिर के 28,000 30,000 हो सकता है। अब फायदा है इसीलिए लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा पैसा का जरूरत है। स्टार्टिंग में ना करो सर, स्टार्टिंग में आप स्पॉट मार्केट में ही करो। एक तो शेयर लेंगे। पहले 1 महीना 2 महीना, जरूरत पड़ने से 6 महीना चुपचाप सिर्फ स्पॉट मार्केट में ही ट्रेड का आदत करो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मुझे पता है, जैसे ये लोग थोड़ा सा सीजन है, ये लोग करते हैं, ये बंदा बहुत एक्सपीरियंस है, चुपचाप रहते हैं, हाँ ये सब चीज करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन स्पॉट, ये बहुत एक्सपर्ट है। नॉर्मल भी एक्सपर्ट बन गया और ये थोड़ा थोड़ा चालू किए, ठीक है। और भी बाकी लोग हैं, ठीक है, वो लोग तो और ही अलग लेवल का है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल है। हाँ नहीं सर, इन लोगों का वही मतलब स्कैटर्ड नॉलेज है। इनको अभी ऑर्गेनाइज करना है, प्लस इनको मार्केट में जाना है, जॉब करना है, उसके लिए जिस लेवल का नॉलेज चाहिए, इसके लिए ये लोग इतना सीख रहे हैं। अदरवाइज इनको सीखने की जरूरत नहीं है, काफी नॉलेज है। इन लोगों को सीखने का 2 पर्पस है, इतना अच्छा नॉलेज चाहिए ताकि मार्केट में जाके बॉस बन सके। मार्केट का बॉस बनने के लिए तो थोड़ा डिटेल्स नॉलेज चाहिए होता है ना। अच्छा, तो पॉइंट इसी अब समझ गए ना सर, फ्यूचर में आने का फायदा क्या है। ठीक है, हाँ लॉस भी बड़ा होता है सर। जैसे मानो नॉर्मल मार्केट में तुम मानो 6 लाख का इन्वेस्ट करते, 6,48,000 का, 6,48,000 का। अब मार्केट मानो 1550 से 1620 में जाता, 70% पर शेयर। तुमने 6,48,000 का इन्वेस्ट किया और तुम्हारा शेयर 70% पर शेयर में तुमने कितना शेयर ले पाया था, 400, 28,000 का प्रॉफिट उस केस में भी। लेकिन उसके लिए तुमको 6,48,000 जमा करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा ये पोर्टफोलियो में 28,000 ऐड हो जाएगा, फंड में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो 28 में माइनस दिखाएगा। अगर तुम सेल करोगे या करोगे तब ब्रोकिंग चार्जेस, अदरवाइज कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरह पड़ा रहेगा। लॉस दिखेगा आपके अकाउंट में, चार्जेस तो तभी होगा जब आप सेल करोगे, नहीं तो वही जस्ट वैल्यू, जितना वैल्यू है मार्केट के हिसाब से दिखेगा। जिस दिन सेल करोगे उस दिन चार्ज काटेगा। मैंने सिर्फ लॉस हो गया तो चार्ज काट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बात समझेंगे। जैसे मानो जमीन के ये इसको शेयर में ही क्यों, किसी भी एसेट में देखो ना, मानो तुम्हारा एक जमीन है, तुमने जमीन को 5 लाख में खरीदा था, अब जमीन का दाम 8 लाख चल रहा है, ठीक है, तो 5 लाख का जमीन 8 लाख चल रहा है, तो 8 लाख तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन 3 लाख प्रॉफिट हो गया। अब ये 3 लाख तुम अपना प्रॉफिट तो मान रहे हो, लेकिन जमीन को जब तुम बेचोगे तो उसमें रजिस्ट्री खर्चा, उस जमीन को बेचने के लिए उसको रेडी करना, खर्चा करना पड़ता है। मानो उसमें तुम्हारा 50,000 1 लाख का खर्चा हुआ, तो 3 लाख में से 50,000 का खर्चा माइनस करके 2.5 लाख तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ऐसा मानो कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदा था, आपने खरीदा था 5 लाख, या मानो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 20 लाख में खरीदा था, लेकिन बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन होता है, मानो पुराना हो गया है, 20 लाख का दाम अभी नहीं मिल रहा है, 17 लाख का दाम मिल रहा है, तो 3 लाख में घट गया। अब जिस दिन बेचने जाओगे उस दिन जिसके ऊपर हैंड ट्रांसफर होगा उसमें भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ब्रोकर को दिखाना पड़ेगा, उसके लिए ब्रोकर को जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए भी खर्चा हो सकता है, ठीक है, कुछ पेपर्स नहीं है तो उसका बनवाना पड़ सकता है। तो ये सब खर्चा करके फिर बाकी पैसा आपके हाथ में। तो बाय या सेल करने के टाइम पे ही खर्चा होता है, चाहे एसेट लैंड हो, बिल्डिंग हो या फिर शेयर। अगर बाय सेल नहीं करोगे तो फिर कोई चार्जेस का मैटर नहीं, सिंपल सी बात है। अब चार्जेस डिटेल्स मैं आपको आगे बता दूंगा, लिस्ट होता है अलग अलग, बताऊंगा सर वो टेक्निकल में बताऊंगा, डोंट वरी। वो स्टॉप लॉस मैंने तुम अपना लॉस को कम कर सकते हो, रोक सकते हो, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है, ठीक है। यही चीज है कि आप अपने लॉस को भी मैनेज कर सकते हो। टारगेट मनी में इस पर्टिकुलर पॉइंट में जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ऑटोमेटिकली मार्केट आपके बिहाफ में क्या करता है, सेल कर देता है। किसी को हाँ, वो किसको सेल करेगा आपको जानने का जरूरत नहीं है, आपको कल मार्केट डेप्थ नहीं दिखा रहा था, बस जो भी ऑर्डर बुक जनरेट कर रहा है, बीट कर रहा है उनको। अब चलो सर, वो सब ये जो भी आप सवाल कर रहे हो सर, ये सब सवाल का जवाब आपको टेक्निकल पे मैं दूँ, ठीक है। लेकिन हम लोगों का ये क्लास फ्यूचर के लिए बना हुआ है, अभी चल रहा है, तो मैं अभी फ्यूचर में आपको थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना सर, बस थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा सा रहेगा, वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ,
कुछ कुछ आधा अधूरा सा रहेगा, अच्छा है, थोड़ा आधा अधूरा रहना चाहिए, मन में सवाल मन में सवाल होना चाहिए सर, ठीक है। आधा अधूरा जिंदगी, बोलते हैं कि एक, यहीं पर एक डायलॉग सुन रहा था, बोलते पाने में वो मजा नहीं है, तड़प में जो मजा होता है, समझे कि नहीं सर? हाँ सर। চুপ চুপ থাকে, কিন্তু একদম বিষ আছে। দেখলে ভাববি একদম কিছু যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না। अच्छा देखो सर, तो ये कुछ बेसिक मैटर था जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। मार्जिन वैलिडेशन, काउंटर पार्टी सर्च याद है ना, हस्बैंड वाइफ ढूंढ रहा था, है ना सर? और हस्बैंड वाइफ कैसे चूज करना चाहिए? उल्टा सोच वाला, खोपड़ी उल्टा होना चाहिए। आपका खोपड़ी जिधर जाए, आपका हस्बैंड का खोपड़ी उसका उल्टा होना चाहिए, वाइफ का खोपड़ी उल्टा होना चाहिए। उल्टा सोचिए जो मार्केट को मार्केट बनाता है, और उल्टा खोपड़ी जो है वो क्या बोलते हैं, मैरिज लाइफ को खुशल बनाता है सर। एक एक तरह का खोपड़ी होता है तो कभी नहीं बनता है, क्योंकि बनो कि एक बंदा गलती करने जा रहा है, उसको रोकने वाला कौन है? खोपड़ी उल्टा होगा तभी ना गलती से वो बच पाएगा। सेम करते, चलो करते हैं, जैसे देखना कुछ कुछ फैमिली में, मतलब वाइफ गलती कर रहे हैं, हस्बैंड उसको सपोर्ट कर, या फिर हस्बैंड गलती कर रहा है, वाइफ उसको सपोर्ट कर रहा है, हाँ हाँ करो करो करो। अरे भाई उल्टा खोपड़ी वाला होता तो शायद ये गलती ना होता। इसलिए उल्टा खोपड़ी काफी काम का चीज है, और मार्केट में हम लोग इसको काउंटर पार्टी, ठीक है, विरोधी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोधी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे हम तो बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी का एक स्ट्रांग विरोधी आ जाए, हाँ मजा आएगा। ये राहुल राहुल जी से नहीं होगा, राहुल जी से नहीं होगा, बात ही नहीं कर पाता है, भारत को नहीं जानता है। भारत को जानेगा तब ना मोदी जी से लड़ पाएगा। और कितना भी चिल्ला ले फोर पास, अगर फोर पास होके भी इंसान का इतना नॉलेज हो सकता है, तो ऐसा फोर पास भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है सर? अगर फोर पास करके इतना नॉलेज मिलता है, और ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके नॉलेज डब्बा है, हैं? तो फिर क्या काम है? फोर पास सबसे बड़ा बात, इंटरनेशनली लीडर लोगों के साथ क्या बात करता है अगर फोर पास ही होता तो? ये सबसे ज्यादा ये फोर पास लेके मोदी जी ये बोलते हैं, केजरीवाल चिल्लाते हैं कि क्योंकि केजरीवाल आईएएस है, ठीक है, और ये मोदी जी का एज सच कोई क्वालिफिकेशंस प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे तो वो मास्टर्स की है सर पॉलिटिकल साइंस में। कौन? नहीं सर, देश चलाने के लिए ना डिग्री का मैटर नहीं होता है। देश चलाने के लिए ना आपको देश समझना चाहिए होता है। डिग्री से देश नहीं चलता। डिग्री से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए सबसे बड़ा चीज समाज, समाज सेवा का जो कॉन्सेप्ट है ना, पॉलिटिकल का कोई क्वालिफिकेशन तो इसलिए संविधान में बोला नहीं है। नहीं, कुछ भी करके आ जाओ सर, पॉलिटिशियंस बनने के लिए बेसिकली आप समाज सेवा करना आना चाहिए। कौन? नहीं वो करता है समाज सेवा, ऐसा गलत बात है, नहीं करता। उसका जो 15 साल ऐसे ही कोई सत्ता में नहीं है, मैं एंटी ममता दीदी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई गुण नहीं है। नहीं, वो अभी पॉलिटिक्स करता है, अभी पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन सर उसका रूट लेवल तक बहुत पहचान है। आप समझ नहीं थे, नहीं तो इतना पहचान के ऐसे ही हो जाता है, कोई किसी को ऐसे ही मान देता है, करता है लोगों के लिए, तभी तो इस तरह का। लेकिन वो लोगों को छोटा सपना दिखाता है। नॉन बेंगोली का ज्यादा करता है। भवानीपुर में कौन जीतता है? गुजराती सोसाइटी में तृणमूल कैसे जीत लेता है? आप मुझे बताओ, भवानीपुर तो पूरा एकदम नॉन बंगाली का बेस है। सोचो सर, वहां पर तो पूरा गुजरातियों का, मारवाड़ियों का बेस है, वहां पर कैसे ममता दीदी जीतते हैं? यार वो उसका अलग है, ये मैं ये कैमरा में नहीं बोलूंगा। छोड़ो सर, हैं? वो तो ममता बनर्जी इसका तो कालीघाट है। কালীঘাট লাস্টে যেতে যখন এই अलग बोलूंगा, क्लास में কালীঘাট नहीं, अलग से बोलूंगा सर, ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तुम जानते नहीं। नहीं, कुछ कुछ क्लास ऑनलाइन में मैं अपलोड करता हूँ ना सर,
एक बार मेरे को बांग्लादेश पाकिस्तान से फोन किया था। हाँ, मैं कुछ बोल दिया था कि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के बारे में एक बार बोल दिया था। ठीक है, पार्टीशन जानते नहीं हो। फोन कर सुबह उठा, पाकिस्तान का फोन नंबर से बांग्लादेश के फोन नंबर से फोन आ गया, डर के मारे उठाए नहीं, और क्या करेंगे। फिर मेरे को एक बार यूट्यूब में कमेंट करता है वीडियो डिलीट कर दो। मतलब मेरा तो सब्सक्राइबर भी उतना नहीं है, लेकिन ये लोग ढूंढ लेता है। हाँ, अरे उड़िए देवे ওটা বাংলাদেশটা তাই মাঞ্চু ভাই চ্যানেল উড়িয়ে দিল। ये लोग बहुत मतलब, कितना सब्सक्राइब नहीं नहीं, मेरा 600-700 सब्सक्राइबर है, वो भी नहीं है। তোমরা করে দাও। छोड़ो सर। अच्छा देखो, आप लोग क्लास में फोकस करो। देखो, 3 पॉसिबल सिनारियोस जो ट्रेड करने के बाद जरूरी होता है। मार्जिन ब्लॉक के बारे में कल बता दिया था कि आपका मार्जिन को ब्लॉक कर देगा। माने आप जितने का मार्जिन यूज करके ट्रेड करने के लिए सोचोगे, आपका मार्जिन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक करने के पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि वही प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करेगा। जब तक सेटल नहीं होता है तब तक ब्लॉक है। प्रॉफिट होगा तो फिर प्रॉफिट करके छोड़ देगा, मैंने ऐड करके आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दे देगा, फिर वहां से आप अपने बैंक अकाउंट में लेके एंजॉय करो। और अगर लॉस होगा तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस करके फिर बाकी पैसा आपकी ट्रेडिंग में दिखा देगा। आप वहां से निकाल के एंजॉय तो नहीं कर सकते, दुख मत। ठीक है, जो सही है भाई वही तो बोलना पड़ेगा। सिर्फ मिष्टी मिष्टी कथा बोलता है ना, सच्चाईटा बोलता है। थ्री पॉसिबल सिनेरियो पोस्ट एग्रीमेंट। जैसे हम लोग जो कल से जो एग्जांपल चल रहा था उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। 24 दिसंबर 2024 मान के चलो, ये 14 है पुराना डेटा के कारण। तो यू नो दैट द सिनेरियोज आर टीसीएस कैन गो अप, मैंने टीसीएस का शेयर को हम लोग किए थे, टीसीएस का शेयर अप हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टीसीएस कैन कम डाउन, अच्छा अप भी हो सकता है, कम डाउन भी हो सकता है। और द प्राइस ऑफ टीसीएस शुड स्टे द सेम, माने कोई भी शेयर में 3 ही सिनेरियो हो सकता है। या तो शेयर का दाम बढ़ेगा, या तो शेयर का दाम गिरेगा, या फिर शेयर का दाम उसी रेंज में साइडवेज, इसको साइडवेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइडवेज। तो मानो सिनेरियो तो टीसीएस का स्टॉक 24 दिसंबर अप हो गया, क्या हो गया, अप हो गया। सो दिस इज अ केस वेयर माय डायरेक्शनल व्यू टीसीएस शेयर्स हैज कम ट्रू, मैंने सोचा था इस एग्जांपल को बनाने के टाइम पे कि टीसीएस कम दाम में था, मैंने और गिर गया था, एक्चुअली कम दाम में नहीं था। वो अमेरिका में छुट्टी चल रहा था, तो छुट्टी के कारण आईटी बिजनेस हैम्पर हुआ था, और फिर शेयर का दाम गिर गया था। ऐसे इस बार भी हुआ था दिसंबर में। हाँ, 8 दिसंबर में हमेशा वहां का बिजनेस बंद रहता है, तो उस टाइम पे बिजनेस ऑफ रहता है, तो ऑटोमेटिकली ना आईटी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, कल भी दिखाए थे ना, विप्रो आईटीसी, विप्रो टीसीएस इन्फोसिस, हर बिजनेस में ऐसा होता है। तो ये रीजन जैसे ही आपको पता लग जाता है, फिर मैंने यहाँ पर क्या समझाया था कि जब मार्केट गिर गया, अब मुझे पता है कि ये बस छुट्टी छाटा के लिए चल रहा है, लेकिन ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है कि मार्केट सच में गिरेगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट इस पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर जिस टाइम पे ये बनाया गया था, उस टाइम पे टीसीएस का दाम चल रहा था 2374.9। अब मैं सोच रहा था कि 2450 पर शेयर में ये अप होगा। टीसीएस हैज गॉन अप फ्रॉम 2374 से लेके 2450, कितना डिफरेंस है, हाँ सर, अप्रोक्स 75 रुपीज के आसपास। नाउ दिस इज as per the agreement, I am entitled to buy TCS shares of 2374.9 per share, which is a much lower price compared to what is available in the market. मतलब मार्केट में इससे कम दाम में चल रहा था। My profit is 75.1, मैंने एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 2450 टाका करेंट मार्केट का था, और मैंने टीसीएस को एग्रीमेंट कर लिया था बाई करने का, फ्यूचर एग्रीमेंट। मैं आपको चाणक्य समझा था, याद है, चाणक्य 3 महीना पहले किसी भी चीज का दाम क्या होगा अगर वो बाद में बढ़ जाता है नॉर्मली, ठीक है, जैसे चाणक्य किसानों के साथ क्या करता था, वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लेता था। मानो 3 महीने आलू बना रहा है किसान, तो किसान आलू बना रहा है, तो आलू का दाम मानो 50 kg का एक बस्ता आलू का दाम मानो 300 टाका नॉर्मल रेट अभी चल रहा है। 3 महीने बाद उसका दाम हो सकता है 350 टाका। तो चाणक्य क्या करता था, 350 का रेट को अभी 300 में ही नक्की कर लेता था, 50 टाका पर बोरा में प्रॉफिट करके वो अपने किंग के लिए सस्ता में माल को मार्केट से उठा लेता था। किसान का फायदा ये होता था, एडवर्स कंडीशन से किसान बच जाता था। मैंने अगर मानो मार्केट मतलब एनवायरमेंट एगेंस्ट में चला गया, बारिश नहीं हुआ, ड्रॉट हो गया, या ज्यादा बारिश हो गया, या फिर किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा, क्या हो गया, कीड़ा मकोड़ा
खा गया। आपको पता है पोंगोपाल जानते हो? पाकिस्तान में और नॉर्थ इंडिया में लास्ट ईयर क्या किया था? लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले। पोंगोपाल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रीन कलर का होता है। वो लोग ना पूरा एकदम पाल पाल होता है। पाल पाल मैंने एकदम एक साथ कम से कम लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। और जिस जमीन पे अटैक करते हैं ना, मिनट मिनट के अंदर पूरा जमीन को खाली कर देता है। ज्यादातर केस में गेहूं की खेती में और चावल की खेती में आता है। पाकिस्तान को बहुत लॉस हुआ था। और नॉर्थ इंडिया में भी आ रहा था, बट पता नहीं किस्मत हम लोग का ठीक था, ज्यादा अटैक पाकिस्तान को ही हुआ था, स्पेशली अराउंड कराची और बलूचिस्तान के आसपास के एरिया, सिंध प्रदेश में। पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर तो एकदम लगा हुआ है, वो लोग कभी भी इधर आ सकता था। आया था थोड़ा बहुत गुजरात में और राजस्थान के जिस एरिया को पाकिस्तान कनेक्ट करता है वहां पर आया था। फिर गवर्नमेंट ने कोशिश करके पेस्टिसाइड्स देके किसी भी तरह से कोशिश किया कम करने का, लेकिन बहुत भयंकर है। आप सोचो 3 महीना लगता है, 4 महीना लगता है फसल बनने में। अब वो फसल अगर वो लोग खा के चला जाता है तो फिर पूरा एक सीजन, अगर मानो आपके पास स्टोरेज नहीं है तो फिर पूरा एक सीजन पूरा खाली पड़ जाएगा और फिर खाने का दाम बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। समझ सकते हो बात? जैसे ये जो आलू का स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज हम लोग देखते हैं ना आसपास पे है। अगर स्टोरेज है, अभी इंडिया के पास इतना खाना है सर कि 5 साल इंडिया, अगर कुछ कुछ भी आपदा आ जाए, 5 साल तक इंडिया, पूरा भारतवासी खाना खा के जी सकता है। 5 साल का, कभी कभी तो बोलते हैं 10 साल में इंडिया खाना खा के जी सकता है। इंडिया के पास अभी इतना रिजर्व है। पर 1965 में, 1970s के आसपास इंडिया को खाने के लिए गेहूं अमेरिका से लोन लेके खरीदना पड़ा था। PL481 एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसका लोन सुधारा गया 1995 तक। अमेरिका बोला था कि हमें भारत दे दो, हम डेवलप कर देंगे, खाने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेहरू जी ने, अब इतना गलती तो नहीं करेगा, बहुत गलती किया है। तो नेहरू जी ने बोला देखो इतना कोशिश करके इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाए ब्रिटिश से, अब ब्रिटिश जाएगा फिर अमेरिका बोलेगा हम दादागिरी मारेंगे। हम लोग देख ही लिए रिसेंटली अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, स्पेशली इराक में अमेरिका का दादागिरी कितना चला है लास्ट 15-20 सालों में। तो वो चाहता था कि 47 में भी अमेरिका इंग्लैंड जाने के बाद वही लोग यहाँ पर दबदबा बनाना चाह रहा था। कुछ नहीं, हम लोग तो पूरा खत्म हो गए थे। और इंग्लैंड भी और नहीं चाह रहा था इंडिया को चलाने, क्योंकि उसका पैसा नहीं था और हम लोग यहाँ पर उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो अमेरिका डील दिया था कि हमें दे दो भारत, हम डेवलप करके दे देते। तो आज अगर अमेरिका को दे दिया जाता तो आज शायद सारा भारत एकदम रिच हो जाता, लेकिन हम लोग गुलामी रह जाते। रिच शायद हो जाते, पता नहीं क्या कितना रिच होते, मुझे तो नहीं लगता। गुलामी का, रिच का क्या फायदा? किसी का गुलाम बन के अगर करोड़पति भी हो जाए तो क्या फायदा सर, ऐसा रिच होने का? चाहते हो ऐसा, गुलाम भी हो और करोड़पति भी? चाहते हो? तो फिर बाद में नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हम PL481 को एक्सेप्ट करेंगे, आप हमें लोन पे वेट दो, लोन में। वो लोन का पैसा भी गूगल करोगे PL481 देखोगे कितना बड़ा केस स्टडी से मिल जाएगा। अमेरिका से आटा आता था, फिर वही आटा घर घर में बांटता था, फिर उसी आटा से रोटी बनता था। लेकिन आज वो भारत नहीं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी चीज है सर, कि तुम पुरान फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा, उसको तुम पहले से अगर भाग लेते हो, सस्ता में खरीद सकते हो तो सस्ता में ले लो, तो फिर आगे जाके जब मार्केट में दाम बढ़ेगा तो तुमको करंट मार्केट प्राइस में लेना नहीं पड़ेगा, तुम पुराना रेट से ले सकते हो। यही वाला केस भी वही हुआ है। TCS जब मार्केट में 2374 चल रहा था, तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मानो इसको लग रहा था कि मार्केट गिरने वाला है, मुझे लग रहा था मार्केट बढ़ने वाला है, तो मैंने 2374 से इससे TCS का शेयर खरीद लिया। लेकिन सच में मैं सही निकला और 2450 में ही शेयर का दाम चला गया। तो फिर अगर मुझे आज के रेट में TCS लेना होता तो मुझे 2450 टका पर शेयर में लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं एक महीना पहले 2374 में नक्की कर दिया था, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं फायदे में रह गया 75 टका। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए लोग करते हैं कि फ्यूचर का जो भी एडवर्स, अच्छा सर इसका उल्टा भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, तब मैं गलत हो जाता, मेरा लॉस हो जाता। हाँ, उसके लिए प्रॉफिट होता था। अभी वो हार गया, मैं जीत गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं जीत जाऊंगा, वो हार जाएगा। নিউজের উপর বেস করে চলবে, हाँ, অনেক সময় নিউজের উপর চলবে, সেই সময় যাবে। कभी कभी न्यूज के मैटर में भी काम करता है, इकोनॉमिक फैक्टर काम करता है, सारा चीज मैटर करके ही चलता है।
तो ये चीज आपको फील करना है जब भी आप ट्रेड लेने के लिए जाओ। इस चीज को जितना, ये एक दिन में नहीं आएगा सर। अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लेकिन इस चीज को फील करने के लिए आपको मार्केट को और समय देना पड़ेगा। समय देते देते आप एक दिन देखोगे कि पूरा खेल समझ रहे हो। और टेक्निकल नॉलेज आपको नॉर्मल में हेल्प करता है। कैंडल देख के आपको समझ में आ जाता है, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, तब आपको ज्यादा इतना इकोनॉमिक सेंस लेके बैठना नहीं पड़ता है। हाँ, सेंस लगाओ तो अच्छा है। जिसका सेंस काम करता है वो थोड़ा जल्दी समझ लेता है, कुत्ता बिल्ली की तरह। नहीं समझे बात? आप बोलोगे हम लोग को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। तो अच्छा है। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आता है ना, हम लोगों से पहले एनिमल्स को समझ में आता है। क्यों? अभी देखियो, भूकंप आने से पहले, फ्लड आने से पहले, साइक्लोन आने से पहले बर्ड सबसे पहले संकेत दे देता है। देखना, झाग झाग पाखी एक जगह से दूसरी जगह में चला जाता है। कुत्ता बिल्ली लोग तो सबसे पहले आवाज करना चालू कर देता है। गाय तो चिल्लाना चालू कर देता है, काउस। क्यों? सेंस, क्योंकि वो नेचर के साथ ज्यादा रहते हैं। हम लोग तो आर्टिफिशियल लाइफ बना के रहते हैं ना। हम लोग भी पहले समझ लेते थे, लेकिन आजकल हम लोगों का वो समझ धीरे धीरे खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल एक बिल्डिंग बना के ये सब लाइट पंखा कंप्यूटर के साथ जीते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते, वो लोग अभी भी नेचर के साथ ही तो है। रास्ते में रहते हैं, मिट्टी के साथ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड इजीली और बहुत आगे समझ लाते हैं। सुनामी आने से पहले इनको ही समझ में आ गया था। तो ये जो सेंस का मैं बात किया, अगर आप मार्केट को भांप सकते हो, सेंस कर सकते हो, तो आप फायदे में रहोगे। अगर आप सेंस नहीं कर सकते तो फिर टेक्निकल नॉलेज से ही काम करना पड़ेगा। मतलब जिसका सेंस ज्यादा डेवलप रहेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा, सिंपल बात है। अब ये सेंस रातों रात तो नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम आपको डेवलप करना। अदरवाइज सिर्फ टेक्निकल सेंस में भी लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाया कि कब भूकंप आएगा नहीं आएगा, लेकिन मानो उसने टेक्निकल नॉलेज लगाया था कि अगर भूकंप आएगा तो मैं बिल्डिंग के बाहर चला जाऊंगा, मैं कोई फाका जगह में जाके रह जाऊंगा। जो ये समझ गया था वो जिंदा रह गया, और जो ये नहीं समझ पाया था शायद वो बिल्डिंग में फंस गया। तो वो हो जाते हैं टेक्निकल सेंस। ठीक है, वो उसके पास एनिमल जैसा सेंस नहीं था। वो बस अपना सेफ्टी सिक्योरिटी जानता था कि किस पर्टिकुलर मूवमेंट में उसको क्या करना चाहिए, उसने किया। कुछ लोग तो पहले डर जाएगा, डर के मारे क्या होगा करते करते ही काम हो जाए। और कुछ लोग क्या है ना, टिपिकल मूवमेंट में भी नार्व को सही रखता है। कुछ लोग ऐसा होता है ना, डिफिकल्ट मूवमेंट में नार्व सही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ लेते हैं। और कुछ लोग का एकदम पहले डर जाएगा। सर आप क्या करते हो? पता नहीं सर, मैं तो ज्यादा डर ही जाता हूँ। डिपेंड करता है। जब केस पर्सनल लेवल का होता है तो शायद ज्यादा डर जाता हूँ। जब किसी और का होता है शायद दिमाग काम करता है। इंसान इमोशनली जब फंस जाता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। केस टू केस डिपेंड करता है। 75 प्रॉफिट का खेल क्लियर है? हाँ सर जी। अच्छा, तो 2450 माइनस 2374, माने बेसिकली आप पहले से ही ये बुक करके रखे थे, यही चीज है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब होता है। मैंने आपको अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, कुछ नहीं। प्रैक्टिकली जैसे मानो इन्फोसिस जो भी दाम पे चल रहा है, इन्फोसिस जो भी दाम पे चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये दाम आगे बढ़ेगा कि गिरेगा, ये सेंस। अब यहाँ पर जैसे मानो आज सुबह अगर आप इन्फोसिस को देखते हैं, आज सुबह का इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो सुबह इन्फोसिस क्या हुआ, गैप अप दिया। तो जो भी बंदे लोग इसको समझ पाया था, ठीक है, वो फायदे में रह गया। और जो नहीं समझ पाया, कुछ नहीं किया तो ठीक है, ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया। लेकिन जो गलत किया, मानो कि कोई ऐसा है, देखो अभी देखो, एक सेकेंड, ये देखो लाल होना चालू हो गया। मैं मना कर रहा था कि और नहीं लेना है। नहीं समझे सर? मैं मना कर रहा था कि ना और नहीं लेना है। अभी तो पूछ रहे थे ना? हाँ पूर्णिमा, अभी तुम पूछ रहे थे ना सर अभी लेने से क्या प्रॉब्लम क्या है। ये देखो प्रॉब्लम क्या है, और ग्रोथ है। देखो लाल हो गया, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। ग्रोथ नहीं है। जो इतना देर तक प्रॉफिट किया वो अभी करना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा सेलिंग चालू हो गया। देखो लास्ट 15 मिनट में कोई प्रॉपर ग्रोथ इसका नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं नहीं लूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर सही निकला, मतलब कम से कम इस 15-20 मिनट पे मैं सही निकला। ठीक है ना बात? हाँ, वो छोटा सा ग्रीन है, वो ग्रीन का कोई मतलब ही नहीं है, वो ना के बराबर है। माने ये जो मिडिल वाला ग्रीन है ना,
ये इतना छोटा ग्रीन है कि मानो वो 1600 में मानो 15 मिनट स्टार्ट हुआ था, तो 1601 या 1601 2 में ही वो खत्म हो गया। माने मानो 1600 नीचे है, 1602, 1602, तो 2 पॉइंट का ही मूवमेंट है, तभी ये छोटा सा कैंडल बना है। हाँ, मतलब शुरू हुआ और खत्म नहीं हो गया। अरे लोग देखे तो लोग যাবে না শুধু हाँ। जब ढोक तब ठीक है, मैंने बेसिकली जो लोग सुबह से एंट्री कर लिया था ना, अब मानो न्यूज चल रहा है, इन्फोसिस एज अ कैप अप ओपनिंग न्यूज चल रहा है, न्यू टीवी न्यूज चैनल में भी बोल रहा है, अब कैप अप ओपनिंग दिया इन्फोसिस, चल चल ले 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 ले। अब जो लोग ले लिया था, अब वो लोग निकलेगा, और जो लोग अभी खबर देख के जा रहे हैं, अब वो लोग फंस जाए। क्योंकि जब कोई परचेस कर लिया था, वो क्या सोच रहा है कि हमें अभी सेल करना है, तो सेल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हाँ खरीदा था सुबह 9:15 9:30 के आसपास, 1 घंटे में बेच देगा, प्रॉफिट हो गया उसका, 70% प्रॉफिट हो गया, बेच देगा। अब बेचने के लिए बायर चाहिए ना, तुम बेचोगे तो उल्टा साइड में तो होना चाहिए। माया है माया, माया समझते हो? हाँ, मोह माया। बोलते कि 16 है या है बिजुरिया, दिल की नगरिया मुंबई नगरिया। किसी एक मूवी में गाना था, ठीक है, मतलब मुंबई को माया नगरी बोलते हैं ना। माया नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उधर जिधर देखो ऊंचा बिल्डिंग, हाई फाई लाइफ, ठीक है, माया नगरी। ये भी मार्केट में जो अपने माया को कंट्रोल कर सकता है वही यहाँ पर टिक सकता है। मुंबई में जाके वही सक्सेस होता है। बॉम्बे लोगों को बहुत कुछ देता है और बहुत लोगों से बहुत कुछ ले भी लेता है। 90% लोग बॉम्बे जाके बन नहीं पाता, 10% लोग ही बन पाता है। तो फिर ऐसा क्या बात है कि 90% लोग बन नहीं पाते? माया नगरी है, बोलते हैं कि बॉम्बे में पैसा उड़ता है, पकड़ना आना चाहिए, लेकिन हर कोई तो नहीं पकड़ पाते। सर आपको क्या पता, बॉम्बे गए? नहीं सर, मेरा रिलेटिव्स काफी रहते हैं, मैं 2-3 बार बॉम्बे में जाके रहा हूँ, वहाँ का कल्चर को देखा हूँ। और बॉम्बे में बॉलीवुड है, फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत पैसा है बॉम्बे, सच में बहुत पैसा। लेकिन वो आपको बहुत चुनौती के सामने डालता है। जो उस चुनौती को फेस कर सकता है वही जाके बॉम्बे में टिक पाता है, अदरवाइज लोटिया कंबल लेके वापस आना पड़ता है। मैंने बेसिकली बहुत स्ट्रगल है सर बॉम्बे में, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल करके जो टिक गया, मैंने वही, अगर माया में फंस गया तो गया, छोटा सा कमा गया, फिर भी अगर वो अपने आप को स्ट्रेंथ में रख सकता है ना, पकड़ के रख सकता है, तो फिर वो बहुत कमाएगा। जैसे शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में कई बार बोला है कि जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई आया था दिल्ली से, उसको तो उस टाइम पे कोई हीरो मार्का का लुक उसका था नहीं, आज भी थोड़ा बहुत लगता है, फिर पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो लेकिन शाहरुख खान एक जगह कई बार उसका इंटरव्यू में सुना हूं, तो बोलते हैं कि मैं जब मूवी किया, 3-4 मूवी में साइन किया, और ज्यादातर उसको ब्रेक दिया था इसने, हेमा मालिनी का प्रोडक्शन कंपनी ने। तो हेमा हेमा मालिनी के साथ, मैंने किस मूवी में हेमा मालिनी का प्रोडक्शन कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद, एक मूवी में साइन करने के बाद हेमा मालिनी को उसका काम पसंद आया और लोगों को भी अच्छा लगने लगा। फिर राजू बन गया, जेंटलमैन टाइप का कुछ मूवी इस तरह का आया था। तो फिर सक्सेस के बाद उसको और भी 2-3 मूवी मिल गया। फिर वो 2-3 मूवी मिलने के बाद वो उसके दोस्त लोगों को बोल के गया था दिल्ली से कि जाऊंगा, एक आध अगर कुछ काम मिले तो करूंगा, तो फिर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे दिल्ली छोड़ के रहना नहीं है, ऐसा ही बोल के गया था। फिर 3 मूवी साइन करने के बाद फिर उसके अंदर एक अलग ही जोश आ गया और बोला था कि इस शहर में एक दिन मैं राज करूंगा। अपने आप को बोला था, मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट किया था कि इस शहर में मैं राज करूंगा। कॉन्फिडेंस का लेवल ही उसका अलग है, और वो कॉन्फिडेंस आज भी झलकता है। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ इतना साल हो गया, 30-40 साल हो गया काम करे जा रहे। हाँ, अभी भी रोल भी है, वो तो खुद बनाता है, लेकिन इतना है उसका, ছেলেও শাহরুখ খান, বাবাও শাহরুখ খান, দাদুও শাহরুখ খান, অমিতের সবাই শাহরুখ ठीक है, उसका खुद का है। मुझे आजकल अब उसका मूवी अच्छा नहीं लगता है, एक जमाने में बहुत फॉलो करते थे यार, हर कोई करता है सर यूथ में। एक टाइम पे स्पेशली जो लोग 90s का जन्म है, वो लोग तो मतलब शाहरुख खान को देख के ही बड़ा हुआ है, ना नहीं कर सकते। তার তো গান कल हो नामो जैसे मूवी है, लोगों के मन में बसा हुआ है। वीर ज़ारा, ठीक है, मैं हूं ना, फिर कुछ कुछ होता है, बहुत सारे, मतलब हम लोग तो पहले सोचते थे कि शाहरुख खान जैसे ही एटीट्यूड रखना है। मोहब्बते का टी शर्ट निकला था, सबको ही दुकान में जाके मोहब्बते वाला टी शर्ट से, ठीक है, फिर यहाँ पर मोहब्बते लिखा होगा ऐसे फुल स्लीव, हाँ स्वेट टाइप का एक होता है, ठीक है, फिर कोई चश्मा पहन लिया, फिर गिटार लेके अपने आप को शाहरुख खान ही समझ रहा है।
ऐसा करके मतलब शाहरुख खान का गजब ही क्रेज था। आजकल मेरे को एकदम अच्छा यार लगता बाचा लोग ने तो यार मुंशीमन है। चलो मार्केट में जाओ, कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। अच्छा 75 टका आपने प्रॉफिट किया था। अच्छा इसका लॉट साइज था 125, ठीक है। तो 125 का लॉट, 75 टका प्रॉफिट, जितना हो गया कमा लो, आपके अकाउंट में आ जाएगा 9,387 टका। समझ में आ रहा है ना सर? बहुत टफ लग रहा है क्या? इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो इसको, इट्स इजी थिंग। बस डायरेक्शन समझना है, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज धीरे धीरे हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, ये जो फ्यूचर ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट है ये बिल्डअप करना भी जरूरी है। अच्छा सिनारियो 2, सर कमाने को जब भी आप समझाते हो अच्छा लगता है, पर लॉस भी तो हो सकता है, ये सुनने में टेंशन होता है। अच्छा दिस इज द केस वेयर माय डायरेक्शनल व्यू ऑन टीसीएस शेयर्स हैज गॉन रॉन्ग। तो फिर मैं प्रॉफिट लॉस करूंगा तो कितना लॉस करूंगा? जितना मैं प्रॉफिट कर रहा था उतना ही मेरा लॉस हो जाएगा। 75 टका प्रॉफिट की जगह अगर मानो 2300 टका में शेयर का दाम आ गया, 2374 में मैंने डील किया था, पर 2374.9 से मार्केट का शेयर का दाम 2300 में आ गया। तो 2300 में आ गया मैंने, 75 टका शेयर का दाम गिर गया। तो 75 टका शेयर का दाम गिर गया, मैंने 125 शेयर 75 टका करके, वही तो। वही हो गया लॉस। 9,375 टका का लॉस अपने अकाउंट से कट लिया जाएगा। मार्जिन जितना दिखाएगा आपको, उसमें से ये अमाउंट काट के फिर बाकी पैसे अकाउंट रहेगा सेटलमेंट के टाइम। अच्छा आई वुड ऑब्वियसली इनकर ए लॉस नाउ, आई एम फोर्स टू बाय टीसीएस शेयर्स। मैंने बेसिकली आपको खरीदना ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको खरीदना ही, मैंने बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट में आया था, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करने वाला है उस दिन आपको ये एग्जीक्यूट करना है, बाय करना। एग्रीमेंट पहले आपने कर लिया, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सपायर करने वाले हैं, एक्सपायरी के डे में उस पर्टिकुलर दाम पे आपको लेना है। मैंने 2374 में आपने नक्की किया था, अब 2300 चल रहा है, तो आपने पहले डील कर लिया था 2374 में, आज चल रहे 2300, तो फिर आपका वो जो डिफरेंसेस है यही आपका लॉस। तो इसमें सेलर का गेन है, बायर का लॉस। जो सेल किया था उसका गेन, सेलर ने सेल किया था 2374 में, और आज मार्केट में चल रहे हैं 2300, तो फिर सेलर ने 2374 में क्या कर दिया था? सेल किया था। अब 2300 में क्या करेगा? तो फिर 75 टका सेलर के लिए प्रॉफिट। समझेगी नहीं? जो सेल करता है वो क्या करता है? सिमिलरली इन्फोसिस में जाना है, इन्फोसिस के फेब्रुअरी फ्यूचर में यहाँ पर बाई बटन भी दिख रहा है, सेल बटन भी दिख रहा है। आपको बाई में क्लिक ना करके सेल में क्लिक करना है। जब आपको लगेगा कि डायरेक्शनल व्यू क्या है आपका, गिरने वाला, बेयरिश व्यू है आपका, मार्केट गिरेगा, तब आपको ये देखो 400 क्वांटिटी बता रहा है, कितना पैसा लगेगा वो भी बता दिया देखो। 1,08,105, सही है ना? हाँ 1,08,105, इतना पैसा आपको मार्जिन रखना है। बाकी वैल्यूएशन टोटल 6 लाख समथिंग ही होगा, ठीक है। तो 6.5 लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 1,08,105 टका जमा करना है मार्जिन के हिसाब से। आपको 1,08,105 जमा करना है मार्केट में, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब मानो आपने सेल कर दिया, अब एक महीना बाद फरवरी में जब आएगा, अच्छा उससे पहले भी निकलने का जगह है क्या? हाँ है, समझाऊंगा सर। मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है, आई विल डिस्कस, धीरे धीरे करूंगा, कि आप चाहो तो बीच में भी निकल सकते हो। मैंने फरवरी का जो डेट है, लॉस होने नहीं सर, सिर्फ लॉस लॉस में नॉर्मली कोई निकलना नहीं चाहता, वो सोचता है कि आगे प्रॉफिट हो जाएगा। ज्यादातर केस में थोड़ा सा प्रॉफिट होने में क्या होता है, उसको लगने लगता है कि मानो आपका 20 टका प्रॉफिट हो, एक्चुअली तो प्रॉफिट 70 टका हो सकता है, 80 टका हो सकता है, पर 10-20 होने ही ना, जैसे ही 10-20 हो जाता है, फिर धरनी को लगेगा और नहीं बढ़ेगा, करनी भाई कट ले भाई, हो गया, नहीं तो लॉस हो जाएगा, कट ले भाई नहीं तो लॉस हो जाएगा, यही होता है। सर नहीं, एक्चुअली कब एग्जिट करना चाहिए और कब एंट्री करना चाहिए, इसका पूरा प्रॉपर सेंस होना चाहिए, नहीं तो आप जब आपको एक्चुअल में मिलने वाला है वो अपॉर्चुनिटी भी गवा दो। मैंने ऐसा नहीं है कि आप अचानक से खरीद लिए और अचानक से आपको 5 टका प्रॉफिट हो गया, 10 टका प्रॉफिट हो गया और आप निकाल लिए, इसलिए तो तुक्का हो जा रहा है। तुक्काबाजी से नहीं चलता है सर। तुक्काबाजी में एक दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन लॉस करोगे, फिर तीसरे दिन डिमोटिवेट होके निकल जाओगे। समझ रहे बात मेरा? अब एक दिन प्रॉफिट कर लिया, बहुत खुश हो गए, भाई मैं बहुत कमा लिया, मैं मार्केट को बहुत जानता हूँ, हमसे ज्यादा मार्केट कोई नहीं जानता।
फिर सेम टू सेम चीज आपने फिर से लगाया, फिर जितना कमाया था पूरा चला गया, मतलब लॉस हो गया। फिर आपको लगने लगा भाई मैं तो मार्केट जानता ही नहीं हूँ, मार्केट सबसे बेकार चीज है। ठीक है, मार्केट आप अगर कोई आके बोलता है कि हमको मार्केट में पैसा लगाना है, मेरा कोई छोटा भाई या दोस्त है, ये सब चीज चक्कर में मत पड़ना, सब खत्म हो जाएगा, मेरा लॉस हो गया है, तुम भी इस चक्कर में मत पड़ना। फिर तीसरा दिन वो फिर से सोचता है, अंदर एक किचकिचाहट तो रहता है ना कि करना चाहिए करना चाहिए, करेगी ना करेगी। फिर आज मार्केट ही अच्छा नहीं है, मैंने अब और अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब मार्केट कोई, अब एक्चुअली मार्केट में तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, बट अब उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने दिखाई इसलिए नहीं देता है, वो और जान समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अपना दिमाग को ब्लॉक करके रखा है। क्यों? क्योंकि एक दिन जो ज्यादा झाड़ खा गया, पहला दिन प्रॉफिट किया था मानो 500,000 का या 5,000 का, नेक्स्ट दिन 10,000 का झाड़ खा गया। अब 5,000 का प्रॉफिट खुशी तो दिया था, पर 10,000 का झाड़ इतना दुख दे दिया कि अब दिमाग ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक दिमाग को लेके तुम मार्केट में बैठ भी जाओ तो क्या ही कर लोगे? फिर तुम डिसीजन लेते हो कि अभी तो इसको बंद कर। फिर अगर किसी के मन में इच्छा जागता है तो वो सोचते हैं कि सीखना चाहिए, फिर ट्रेनर ढूंढता है कि कोई अगर कोचिंग मिल जाए अच्छा। फिर दर दर भटकता है, कुछ कोर्स पे इसको भरा पड़ा है चारों तरफ। ठीक है, स्टॉक मार्केट, आजकल स्टॉक मार्केट का टीचर हर कोई है, जो भी ट्रेड करता है वही स्टॉक मार्केट का टीचर बनता है। मैं सिखाता हूँ, नहीं इट्स नॉट, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट। मतलब बेसिकली ये क्रेज चल रहा है आजकल, जो भी स्टॉक मार्केट में कुछ दिन ट्रेड कर लिया फिर वही कोचिंग खोल के बैठ गया। और फिर जब आप जाओगे फिर से आपको कुछ पॉजिटिव बातें करके और कुछ चीजें दिखा के फिर अब बोलेगा कि हाँ ये मार्केट है, हो गया। फिर जो बंदा सीखने गया था सोच रहा है ये लोग जो सिखा रहे हैं इतना तो मुझे भी पता है, सही बोल रहा हूँ ना सर? फिर उसको लगता है कि ये सब कोचिंग वगैरह में कुछ नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये लोग जितना सिखाया तो मैं भी जानता हूँ, तो फिर अलग से और क्या है। फिर अब मानो कि वो 10,000 20,000 कोचिंग के लिए खर्चा किया था, अब फिर से दूसरे कोचिंग के पास जाएगा, उसके मन में पहले से क्या एक्सपीरियंस है कि कोचिंग में कुछ होता नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? अब फिर अल्टीमेटली वो ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कोचिंग में कुछ नहीं है और मैं और 20,000 नहीं लगाना चाहता कोचिंग के पीछे। फिर अल्टीमेटली अब राम भरोसे पूरा बंद, धीरे धीरे ब्लॉक ही कर देगा। मैंने इस तरह से बहुत लोगों को देखा है सर, बहुत लोगों को देखा। मैंने लास्ट में स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ 2016 से, उससे पहले मैं फ्री में पढ़ाता था, ऐसे ही लोगों को जानकारी देने के लिए। लोग समझना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती "एक पढ़ के जा" ऐसे करके। 16 से मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ फीस लेके। तो कितना एज, ज्यादातर केस में एजेड लोग ज्यादा फंसते हैं, जो मोटा मोटी 45 प्लस ऐसे लोग हैं ना, ये लोग ज्यादा फंसते हैं। और फिर सबसे पहले तो आके सबसे पहले ये संदेह, आप सिखा दोगे हमको? मैं सब जानता हूँ, तो मेरे पास क्यों है? मैं डायरेक्टली बोलता हूँ तुम्हें सीखना क्या है? मैंने उसको, वो आके एक्चुअली डाउट करने लगा तुम पे, क्योंकि वो इतने जगह में ठग के जो आया है, अब वो तुम पे बिलीव ही नहीं कर सकता, फिर से दिमाग ब्लॉक। इस चक्कर में स्टॉक मार्केट को ना कोई ठीक से जान पाता है और ना जानने का जगह बन पाता है। मतलब सीख के भी, मतलब वो होता है ना, जान के भी अनजान के तरह बात हो गया। मेरा को भी फायदा तो ना कि रे है लास्ट टाइम एफडी। हाँ, अब मेरा बैंक का पैसा ही सही है। म्यूचुअल फंड तो लाल में लाल होके रखा है, एक आध फंड कहीं कभी चल गया, ठीक है, बाकी सब लाल में लाल है। फिर सारा फंड का पैसा भी बंद कर देगा और एफडी में ही, ठीक है वो मेरे एफडी ठीक है। हाँ आपण যারা 2000 টপে এসেছিল 2008 এর টপে এসেছিল, তারপর 2008 19 এ যে আইএমএফ ক্রাইসিস ছিল, বা 2020 এর আগে যারা এসেছে তখন এফডি তেও আমরা ঠিক আছে। मतलब एक जो सिस्टमेटिक वे में जो टाइम देना होना सर, कोई देता ही नहीं है। और इतना, और क्या बोलूं सर, मैंने कुछ लोग तो इतना ही शॉर्ट टेक में कोचिंग खोला है, मुझे पता है, वो पहले जीरोधा का उसका ऑफिस था, ठीक है, जीरोधा का उसका ऑफिस था। ये लोग ज्यादा जानता है मेरे से। मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता,
क्योंकि सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, कोई किसी को मैं गलत तो नहीं बोल सकता, बट सच बताओ तो वो लोगों को कुछ नहीं पता। मैंने वो बस बेसिकली वही जो आप लोग जानते हो उतना ही जानता है। नॉर्मल एक ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना, बाय करना, सेल करना, ठीक है, दो चार टेक्निकल बातें करके वो बोल दिया कि मार्केट खत्म, और इसी को लोग नॉलेज मान के चल रहा है। और क्योंकि उसके पास जीरोधा का फ्रेंचाइजी था तो उसके पास काफी क्लाइंट है, और सारे क्लाइंट को वो बदल दिया और अभी फ्रेंचाइजी छोड़ दिया, क्योंकि अभी फ्रेंचाइजी मॉडल में जीरोधा उस तरह का काम नहीं कर रहा है, वो चालू कर दिया अपना। इस एरिया में भी सॉल्ट लेक में सबसे वो चला रहा है, बहुत कलर, बहुत भीड़ है। आता है कोई कोई मेरे को फोन करता है, लेकिन बिलीव नहीं कर पाता, अलग बात है। अब इन लोगों को ज्यादा खबर है, मेरे को क्या बताओ, मैं तो नाम भी नहीं लिया। अच्छा, टीसीएस स्टॉक प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। टीसीएस स्टॉक प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज माने अब शेयर का दाम गिरा नहीं है, गिरने के टाइम पे तो आपने देख लिया कितना लॉस हो गया, अब शेयर का दाम जहां था वही है। अब इस केस में क्या होगा, दोनों पार्टी को ही कोई लॉस नहीं होगा, पर एक छोटा सा खर्चा पड़ जाए, ब्रोकरिंग चार्जेस, सेबी चार्जेस, ये सब लग जाता है। उसका एक लिस्ट है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म होता है। नो पॉइंट इज दैट एक्सप्लॉइटिंग अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। अच्छा, मैं बहुत देर से इसको देवो को कुछ पूछा नहीं। देवो শুনছিস? আছিস তো? স্যার আপনার উল্টো পাল্টা কথা শোনার জন্য কি আমি বলতে তো অফিসে আছে না, ও ক্লাসে আছে। अच्छा, so here is the situation after buying TCS future on 15th December of any year, ये 14 है, आप 24 ही मान के चलो या 23 मान के चलो, तो 15 दिसंबर की मानो आपने 2374 টাকা 90 पैसा में TCS को फ्यूचर को बाय किया। द वेरी नेक्स्ट डे, ध्यान से सुनना सर, वेरी नेक्स्ट डे मैंने जस्ट उसके बाद वाला दिन 16 दिसंबर को TCS का प्राइस अप हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज नाउ ट्रेडिंग एट 2460। सो व्हाट डू आई डू, अब हमें क्या करना चाहिए। मैं तो 1 मंथ के लिए सोचा था, मैं सोचा था कि 2374 में, ये 24 दिसंबर का है, अब मानो ये एक्सपायर करेगा, सॉरी 15 दिसंबर का है, एक्सपायर करेगा 24 को। मैंने अभी भी मेरे हाथ में 8-10 दिन था, 9 दिन तो था ही सर, लेकिन नेक्स्ट दिन ही टीसीएस का शेयर 2460 पे चला गया। जैसे मानो आज जो लोग, आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे है, ठीक है, कल तो मार्केट एक्सपायर हो गया था, कल थर्सडे था, तो आज जो लोग इन्फोसिस में स्टार्टिंग में किया, वो लोग सोचा था कि इन्फोसिस का फ्यूचर अच्छा होगा बोल के, मानो वो लोग 1550 में इन्फोसिस को ले लिया था, लेकिन इन्फोसिस तो आज ही 100 रुपए के पार चला गया, मैंने 100 रुपीज गैप दे दिया। अब आज वो लोग क्या करेंगे, उसी चीज का जवाब यहाँ पर मैं अभी देने का, वेरी नेक्स्ट डे शेयर का दाम बढ़ गया, ठीक है, 2460 में चला गया। So clearly with the price increase, I stand to benefit significantly. Now to be precise, at the time of taking the snap, यहाँ पर 85.1 का प्रॉफिट था, जब ये स्नैप लिया गया था 85 रुपीज का प्रॉफिट था पर शेयर, 85 पर शेयर। अच्छा, ओवरऑल कितना है, 125 का लॉट है, 85.1 का गैप है, तो 10,637 टाका का ओवरऑल प्रॉफिट है। अब सर पॉइंट है सर, ये प्रॉफिट को लेके घर जाके मौज करना चाहिए कि और वेट करना चाहिए। सपोज आई एम हैप्पी विद द मनी एंड दैट आई हैव मेड ओवरनाइट, एक ही रात में बन गया सर, और क्या चाहिए, एक रात में 10,000, मजाक है। So can I close out the agreement, or rather at rupees 2460 per share? What if my view changes? So what if I no longer feel bullish about TCS? अगर मुझे लगता है कि TCS और नहीं बढ़ेगा, ठीक जैसे अभी इन्फोसिस में मुझे अभी लग रहा था कि एटलीस्ट अभी तो नहीं बढ़ेगा, कल का जो है वो तो देखना पड़ेगा, बट अभी मुझे लगा नहीं बढ़ेगा, तो अभी देखो चुप ही है। अब फिर से देखेंगे तो पता लगेगा अभी क्या हुआ। देखते हैं लाइव मार्केट में क्या हुआ, लेकिन उठाए देखो, फिर से उठाए। हाँ हाँ, खरीदा होगा तो प्रॉफिट हो ही गया होगा। थोड़ा सा रेस्ट लिया था, थोड़ा रेस्ट लेके फिर से चालू हो गया। हाँ? हाँ मतलब देखो, ज्यादा सेल तो यहाँ पर हुआ नहीं ना, हल्का हल्का सेल चीज चालू हुआ था, तो बड़ा प्लेयर ने भी सेल किया नहीं, उनको लगता है कि अभी भी दम है, चलो ट्रेड करते हैं, और उसको चढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आज फ्राइडे है, ठीक है,
लेकिन मुझे लग रहा है कि जब दिन क्लोज होगा, ठीक है, Friday का दिन क्या? हाँ आज ही लास्ट है, सैटरडे संडे छुट्टी है ना, मुझे लगता है जब क्लोज होगा ये थोड़ा गिरेगा, क्योंकि अभी खबर चल रहा है ना, अभी ये थोड़ा सा और जो लोग ऑलरेडी होल्ड किया है वो और परचेज कर रहा है, परचेज करके इसको और थोड़ा सा स्काइक लेके जा रहा है, फिर धड़ाक से गिराएगा। मुझे लग रहा है कि वो फिर से धड़ाक से, आधा घंटा का चार्ट देखें जरा, आधा घंटा में तो कोई रेट फॉर्म हुआ ही नहीं है, और 1 आवर का चार्ट देखें, एक एक घंटे का देखो तो फिर पूरा ही ग्रीन जोन में। तो ये चार्ट क्या है जो मिनट और हाँ मिनट और टाइम दिखा रहा है? कहाँ पर बोलो? जो अभी आप देखिए ना, 1 डे 1 आवर। हाँ ये टाइम फ्रेम बोलते हैं इसको, ये सिखाऊंगा, टेक्निकल पे बताऊंगा, ये सारा टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, इससे पता लगता है कि 1 आवर में लोग क्या सोच रहे हैं, 2 आवर में लोग क्या सोच रहे हैं, दिन के हिसाब से ना, पूरा दिन में, हाँ ये दिन का है, दिन का है, मैंने कल जब मार्केट क्लोज हुआ था उसके हिसाब से आज अभी तक सुबह 9:15 बजे से लेके अभी 11:30 होने को जा रहा है, तो 11:30 तक अभी तक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे है। लेकिन आप अगर आप करंट मार्केट मूवमेंट समझना चाहते हो कि आज अभी चल क्या रहा है, तो आप 15 मिनट का चार्ट देखो, या फिर आप 5 मिनट का भी चार्ट देख सकते हो। देखो 5 मिनट में, अभी रिसेंट 5 मिनट में देखो डाउन है, हाँ ठीक है, ये टाइम के हिसाब से चल रहा है। अब ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगा सर, ठीक है, ये हड़बड़ करके समझ में नहीं आएगा, जस्ट अभी बता रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नाउ पॉइंट इज दैट कि ओवरनाइट आपको कितना मिल गया था, एज पर आवर केस स्टडीज, हम लोगों का जो केस स्टडीज चल रहा था, आपने 10,000 का प्रॉफिट कर लिया था सर, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि टीसीएस में और दम नहीं है, तो क्या करोगे, टीसीएस छोड़ के निकलना है। सो डू आई रियली होल्ड होल्ड ऑन द एग्रीमेंट अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, जो कि 24 दिसंबर को है, 15 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है मन में, लेकिन एक्सपायर कब होना है, 24 तारीख को। बाई विच टाइम इफ द प्राइस गोज डाउन इट कुड बी लीड टू लॉस, मैंने आपने 10,000 का जो कमाया था वो पैसा खत्म भी हो सकता है। सो वेल एज आई हैड मेंशन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, द फ्यूचर एग्रीमेंट इज ट्रेडेबल, फॉरवर्ड एग्रीमेंट ट्रेडेबल नहीं होता, लेकिन फ्यूचर एग्रीमेंट ट्रेडेबल होता है। ट्रेडेबल इन द सेंस मीनिंग एट एनी पॉइंट आफ्टर एंटरिंग इनटू फ्यूचर एग्रीमेंट आई कैन इजीली गेट आउट ऑफ द एग्रीमेंट बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीमेंट टू समवन एल्स, किसी और को देके मैं भाग सकता हूँ। जैसे मानो मेरा धरनी के साथ स्टार्टिंग में हुआ था, मुझे नहीं पता धरनी है कि नंदन है, पर मुझे मानो, मैं सिंपल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरे धरनी के साथ हुआ था, मैं बाय किया था, धरनी मेरे को सेल किया था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है प्रॉफिट थोड़ा सा हो गया, अब मुझे लगता है कि मुझे और ट्रेड में रहना नहीं चाहिए, लेकिन नंदन को लगता है अभी भी इसमें दम है, तो मैं नंदन को बेच के निकल सकता हूँ, ट्रांसफर करके, बेच के मतलब ट्रांसफर करके, मेरा पोजीशन नंदन ले लेगा, कुछ नया पोजीशन नहीं होगा, बस मेरा जो ट्रेडिंग का पोजीशन था वो पोजीशन नंदन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। नाउ पॉइंट इज दैट आपने 10,637 का प्रॉफिट कर लिया था, हाँ सर, 10,637 টাকা 50 পয়সার প্রফিট করে নিয়েছিলাম তো, তাহলে 10,637 টাকা नॉट ए बैड फॉर ए वन डे, है ना, नॉट ए बैड क्या, बहुत अच्छा है। तो क्लोजिंग एन एग्जिस्टिंग फ्यूचर पोजीशन इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ। अब इसको पोजीशन को क्लोज करने को स्क्वायर ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ। व्हाट टू बी नोटेड, ये वर्ड बहुत यूज होता है, जो लोग न्यू कमर हो उनके लिए ज्यादा बोल रहा हूँ। बाय स्क्वायरिंग ऑफ आई ऑफसेट एन एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन, मतलब जो मेरा ओपन पोजीशन था उसको मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, मैंने जस्ट ऑपोजिट कर रहा हूँ। In case the TCS example, initially I bought 1 lot of TCS future and when I square off, I have to sell 1 lot of TCS future. मैंने जब परचेस किया था तब मैंने 1 लॉट बाय किया था, अब आप 1 लॉट सेल कर दो मार्केट, जितना दाम पे मार्केट में चल रहा है, आप सेल करोगे तो जो बीच का एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से आपके अकाउंट में प्रॉफिट हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं इनिशियल बाय पोजीशन इज ऑफसेट। एनआईएसएफ एग्जाम में यही सब चीज पूछते हैं। डिटेल्स में पढ़ने का 2 रीजन होता है मेरा, आप लोग शायद कभी कभी बोर हो जाते हो, आई अंडरस्टैंड, डिटेल्स में पढ़ने का 2 रीजन है, क्योंकि आप लोगों को सेबी का एग्जाम भी क्रैक करना है, ठीक है, और दूसरा सीखना एक बार है, बार बार नहीं, सीखना एक बार है, भटकना नहीं है बार बार।
वो मैंने कोर्स किया था पर समझ में नहीं क्या कोर्स किया था, कोई मतलब ही नहीं ऐसे कोर्स करने का जो कोर्स एक बार करने के बाद भी बार बार करना पड़े। बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे, एक ही बार ना सीखे थे, जो भी सिखाया था आपको बार बार सीखना पड़ता है। स्विमिंग जानते हो ना, एक बार ही सीखे थे, अगर मानो अभी बीच में छोड़ भी देते हो भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। क्यों? वो सही सीख था। सिमिलरली जो भी पढ़ते हो, जो भी करियर में चूज करते हो, एक ही बारी में सीखना है। हाँ, कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा भूल जाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जब कोशिश करोगे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। यानी सीखने में वो दम होना चाहिए, मेरा ये थ्योरी है सर, मानना। तो अभी थोड़ा सा कोर्स की तरह कर लिए, पता नहीं क्या सीखे, मतलब एक्चुअली कोई सीख ही नहीं हुआ था। वही चीज मैं इसको साइकिल चलाना और स्विमिंग की तरह ही मानता हूँ। इवन जो लोग सिलाई जानते हैं, जैसे नॉर्मली लेडीज लोगों को सिखाया जाता है ना घर पे सिलाई बुनाई थोड़ा आना चाहिए, शादी के लिए जरूरत होता है, आजकल कम हो गया है बट जरूरी चीज है, क्योंकि सिलाई का काम बहुत होता है। मानो कहीं पर रास्ते में चल रहे हो, कहीं फट गया, ठीक है, तो अगर तुमको सुई चलाना आता है, सुई धागा चलाना आता है, तो उसको कुछ देर के लिए एक मैनेज कर सकते हो। या फिर अगर तुमको वो पैर वाला मशीन आता है, तो तुम अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। अगर कभी किसी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाते हैं, तो वो टेलरिंग का काम करके फैमिली का गुजारा भी चला लेता है। और अगर दिमाग खुल गया तो फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोल सकता है। और इसके ऊपर मूवी नहीं बना था इसका, अनुष्का शर्मा का, सुई धागा मेड इन इंडिया, मैड इन इंडिया। मैंने वो ऐसे करके बोला था, मैड इन इंडिया। अच्छा, तो ऑफसेट समझ गए सर? अगर आपका बाई था, आप एक लॉट सेल कर दो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका समरी क्या निकल रहा है? जब हम लोग बाई करते हैं उसको दूसरा लैंग्वेज में लॉन्ग भी बोलते हैं, और एक्चुअली मार्केट की भाषा में लॉन्ग ही ज्यादा यूज होता है। बाई मने लॉन्ग और सेल मने शॉर्ट। जो बंदा पहले सेल करता है वो बेसिकली शॉर्ट करता है। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि आप पहले सेल कर रहे हो, और बाई करने का मतलब है आप पहले लॉन्ग कर रहे हो। एक्सपेक्ट, अच्छा, जब आपका बाई या लॉन्ग है, एक्सपेक्ट प्राइस टू गो हायर, इसको बुलिश सोच बोलते हैं। और जब आप शॉर्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्ट प्राइस टू लोअर माने बियरिश। स्क्वायर ऑफ क्या है? अगर आपका पहला पोजीशन बाई था तो दूसरा पोजीशन क्या होना चाहिए? सेल। तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ लेग। नहीं, दिस इज द फर्स्ट लेग, इसको लेग कहते हैं। कि पहला लेग में बाई था तो दूसरा लेग में सेल होना चाहिए, और पहला लेग में सेल था तो दूसरा लेग में बाई होना चाहिए, तो पोजीशन क्लोज हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। व्यू एट द टाइम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ, जब आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? नो लॉन्गर एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो हायर, मैंने बेसिकली बाई किए थे मानो 1500 में, ठीक है, सेल करने का सोच रहे हो 1620 में। आज का इन्फोसिस का जो सिचुएशन बता रहा था। अच्छा, 1620 में क्यों सेल करोगे? सेम इन्फोसिस एक दूसरा लॉट फ्रेशली सेल करो, आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, बाकी एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। आपको पैसा का चिंता नहीं करना है, मार्केट आपका पैसा मारेगा नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को देखने के लिए सेबी है, आप बेफिक्र रह सकते हैं। इवन आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कभी भी कोई पैसा अनयूज्ड पड़ा रहता है, वो एक हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस कर देता है। वो रिसेंट क्या अपडेट हुआ है, तो फिर आपको पैसा, आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करोगे ना, ऐड फंड, जैसे यहाँ पर जाके ऐड फंड करते हैं ना, आ गया, ये रहा, यहाँ पर जाके ऐड फंड करो, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू से पैसा यहाँ पर लगा दो, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি লিংক তো। আচ্ছা, আমার ক্লাস এখনো শেষ হয়নি, পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ये समझ में आया ना सर आपको? तो आपका फंड को लेके चिंता नहीं, आप आराम से बाई सेल करते रहो, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो ब्रोकिंग फर्म कर देगा।
प्रॉफिट होगा प्रॉफिट दे देगा, लॉस होगा लॉस दे देगा। सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दी सर पैसा क्या होगा नहीं होगा, इसको लेके कोई चिंता नहीं है क्योंकि सेबी इज देयर। सो आप एकदम बेफिक्र होकर कर सकते हो। अच्छा नाउ पॉइंट इज, अच्छा तो आप तब स्क्वायर ऑफ का मतलब आपका सेल करने का मतलब यही था कि आपको लग रहा था कि और मार्केट में ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली जब आपने सेल किया था और बाद में आपको बाई करना पड़ा, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट में स्टॉक और नीचे नहीं गिरेगा, जितना गिर रहा था और नहीं गिरेगा। नो लॉन्गर एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो लोअर और वन जस्ट वांट्स टू गेट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग पोजीशन फॉर व्हाटएवर रीजंस। बेसिकली और मार्केट गिरेगा नहीं, तो गिरेगा नहीं तो बाई करो। आप दोनों एंगल से खेल सकते हो, मार्केट का ग्रोथ को लेके भी खेला खेल सकते हो, मार्केट के डाउन को लेके भी खेल सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ज्यादातर लोग तो इसमें खेलते हैं, ट्रेडर ज्यादातर इसमें खेलते हैं। मार्केट गिरेगा इस सोच के साथ ज्यादा लोग खेलते हैं। मार्केट बढ़ेगा नॉर्मल एक लोगों का बाय डिफॉल्ट सोच होता है मार्केट बढ़ेगा, आप कभी नेगेटिव सोच नहीं पाते। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर बात नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं है, बात मार्केट का है। इसको एक बिजनेस की तरह सोचो। सोचो कि बड़ा बाजार में आपका दुकान है, तो बड़ा बाजार में जो लोग दुकान चलाते हैं वो लोग ना दाम गिरने को या बढ़ने को लेके ना इमोशनल नहीं होते, वो मार्केट पे डिपेंड होते हैं कि मार्केट में हालत क्या है, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। जैसे सब्जी वाले लोग थे, कभी सब्जी का दाम कभी बढ़ जाता है, कभी सब्जी का दाम गिरता भी है, हाँ या ना? तो क्या वो हमेशा चाहते हैं कि सब्जी का दाम धीरे धीरे बढ़ते ही रहे? वो ऐसा भी नहीं सोचते, और वो ये भी नहीं सोचते कि सब्जी का दाम धीरे धीरे गिरते रहे, ये भी नहीं सोचते। वो जो भी करते हैं एज पर मार्केट करते हैं। सस्ता में मिलता है तो थोड़ा अच्छा मार्केट बना लेता है, ज्यादा महंगा हो जाता है तो उनको भी दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग भी मार्केट को ट्रेडिंग के लिए फंड भी नोटेड, जब आप ट्रेड के माइंड सेटअप से चलोगे, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ आपको, तो ट्रेडिंग में आपके लिए ये सब प्रोडक्ट है। इन्फोसिस का शेयर लेके इमोशनल नहीं होना है कि नहीं इन्फोसिस बहुत दूर का जाएगा, ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं बड़ा कंपनी है बहुत दूर का जाएगा। दैट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि आपको शेयर में दम लग रहा है, जमीन में इन्वेस्ट करने की तरह, गोल्ड में इन्वेस्ट करने, लेकिन आप ट्रेड करने के टाइम पे आपका माइंड सेटअप ऐसा नहीं चलना चाहिए। तब वो एक प्रोडक्ट की तरह है, खरीदो बेचो रिटेल जो लोग जैसे करते हैं, बड़ा बाजार में सस्ते से लेके आओ, लोकल मार्केट में महंगा में बेचो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। दाम ज्यादा हो जाएगा तो उस हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करो, दाम कम हो जाएगा उस हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करो। तो ये जो मार्केट का जो डेली अप डाउन को लेकर जो खेला खेला जाता है ना सर, कभी आप कभी डाउन कभी आप कभी डाउन, इसको एक प्रोडक्ट की तरह सोचो, इसमें इमोशनल मत हो, इसमें इमोशनल होने का जगह नहीं है। इमोशंस लोग होते हैं जब फंडामेंटली सोचते हैं कि मुझे लगता है कि आईटीसी बहुत दूर का जाएगा, आईटीसी का बिजनेस स्ट्रांग है, मुझे लगता है रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विस अच्छा चलेगा, ठीक है, ये जो एक अलग लेवल का सोच होते हैं, ये सोच डिफरेंट है, वो इमोशनली थोड़ा लोग सोच लेते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं। समझ में आया बात सर? हाँ अच्छा, हो ही गया सर आज का डिस्कशन। तो पॉइंट इज दैट जो भी करोगे थ्रू ब्रोकर करोगे, ठीक है, ब्रोकर के बिना कुछ नहीं होता। कंपनी का शेयर को लेके ट्रेड करेंगे और मानो टाटा का शेयर को लेके ट्रेड करें, टाटा को फोन करके नहीं बोलना है, ब्रोकर को ही फोन करना है। तो द ब्रोकर स्काउट फॉर एन काउंटर पार्टी, इसको लेके आपको चिंता नहीं करना, that would be willing to buy the future positions from me. In simple word, my existing buy positions will simply be transferred to someone else, that someone else by virtue of buying the contract from me. Now bear the risk of TCS price going up or down, and this is simply referred to as the risk transfer. जैसे अगर मुझे लग रहा था कि मुझे और इसमें नहीं रहना है, तो मैं अपना रिस्क ट्रांसफर करके उसको दे दिया, उसको लग रहा है अभी भी दम है टीसीएस में, वो बना रहेगा, मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल। The transfer will happen at the current future price in the market, जो भी दाम current market price में चलेगा उसी दाम पे ट्रांसफर होगा। My position is considered offset after the trade is executed. जब स्क्वायर ऑफ हो जाएगा मैं यही मानूंगा कि मेरा पोजीशन ऑफसेट हो गया। Once the trade is executed, the margin that were initially blocked would now be unblocked. जो मार्जिन पहले ब्लॉक कर लिया था फंड में, वो मार्जिन को अनब्लॉक कर देगा। अब मैं अपना पैसा को नॉर्मल तरीके से यूज कर सकता हूँ। যেকোনো স্কোয়ার অফ তো অফসেট নাকি? है যেকোনো স্কোয়ার किसी भी स्क्वायर ऑफ को ऑफसेट बोल सकते हैं। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, लॉस होगा तो मेरे अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल। समझ में आया सर? हाँ आया ना समझ में? आप जब धीरे धीरे एक आध केस करोगे खुद से, एक आध केस खुद से करके देखोगे और क्लैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ केस स्टडीज करूंगा या फिर एक न्यू टॉपिक में डिस्कस करूंगा फ्यूचर में ही।
लेवरेज एंड पे ऑफ पे बात करो कि कितना लेवरेज मिलता है, किसे पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे, पे ऑफ मैंने प्रॉफिट लॉस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैंने और क्लैरिटी से समझ में। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक करेंगे मंगलवार को टेक्निकल करेंगे सर, ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूचर में जाएंगे। हाँ सर। ओके बाय। ওকে স্যার। ওকে স্যার বাই। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে একটুখানি ইয়ে হচ্ছিল, আপনি যে কথাটা বলছিলেন না যে ঠিক হ্যালো